वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बज़। मेरा नाम है अरसलान खान और आप देख रहे हैं डिटेल रिव्यूज़। डिटेल रिव्यू है हमारा वो सेगमेंट जहां हम किसी ऐसे प्रोजेक्ट का डिटेल रिव्यू करते हैं जिसकी आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा हो। और डिटेल रिव्यू में हमेशा की तरह मेरा साथ देते हैं मेरे दोस्त एहतशाम रमज़ान, अस्सलाम वालेकुम, और पाकिस्तानी फिल्मों के डिटेल रिव्यू की जान मोहम्मद अहमद। कैसे हैं आप अहमद? ठीक, आप कैसे हैं? जी, आज हम जिस प्रोजेक्ट पे डिटेल रिव्यू करने वाले हैं वो है एक अदद पाकिस्तानी फिल्म जो कि रिलीज़ हुई है 16 फेब 2024 को और जिसका नाम है टकसाली गेट। और इस फिल्म के हवाले से जो है उसकी जो भी क्रेडेंशियल्स हैं वो हमें मून बताएंगे। जी मून। जी, इस फिल्म के राइटर एंड डायरेक्टर हैं अबू अलीहा जी। और इस फिल्म की कास्ट में शामिल हैं आयशा उमर, मेहर बानो, यासिर हुसैन, नैयर एजाज, बाबर अली, उमर आलम, इफ़त उमर, खालिद अनम और अली खान। जी। और इसके अलावा म्यूज़िक के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, गाने हैं एक जो ईवा भी ने गाया है और एक जो है वो यशल शाहिद ने गाया है। ठीक है। ओके अहमद, आप अब हमें बताएं कि फिल्में जो है आपने जब देखी फर्स्ट टाइम ये फिल्म, तो ओवरऑल आपका क्या, जैसे हम हमेशा पहला एक वो लेते हैं फीडबैक सबसे पहले, जैसे मैंने आपको जैसे लास्ट टाइम भी एक एग्जांपल दी थी कि पीटीवी के ऊपर पुराने शोज़ में जो सिनेमा से बाहर आ रहे थे लोग तो उनके आगे कैमरा लेके जाते हैं कि आपको टकसाली गेट कैसी लगी? जी अहमद। एंटरटेनिंग। ओके, बस एक वर्ड, इतनी कंजूसी क्या हुआ? हाँ, एंटरटेनिंग लगी मुझे, मजा आया देखकर, मजेदार बहुत मजा आया। ये आप लोग कुछ ज्यादा ही लिटरल ले गए उस इंटरव्यू पे, वो कहते हैं बस एंटरटेनिंग मजेदार, एक्टिंग अच्छी, डायरेक्शन अच्छी और कहानी बहुत अच्छी। ठीक है, इन चीज़ों को अगर आप समझ करें तो चलें। थोड़े थोड़े इश्यूज हैं इसमें जिनके हम खुल के बात करेंगे। अच्छा, हमेशा की तरह हमारे सेगमेंट्स होते हैं इस डिटेल रिव्यू के। सबसे पहले हम इस फिल्म की कहानी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स को डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं फिल्म की एक्टिंग के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं उसकी प्रोडक्शन, फिर हम म्यूजिक को डिस्कस करते हैं और एंड में हम उस पर डायरेक्शन पे बात करते हैं। और इसके अलावा अगर कोई छोटी मोटी बातें रह जाए जिसमें हमने कोई पुराने रेफरेंसेस बताने हो या कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें पुराने सिनेमा से रिलेटेड हो या जो नए सिनेमा से रिलेटेड हो जिस पे थोड़ी सी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसको हम एंड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फिल्म की कहानी के हवाले से। जी मोहन, फिल्म की कहानी आप बताएं। फिल्म की कहानी एक लड़की की है जिसका नाम ज़ैनब है, जिसका के रेप हो जाता है। जी। बेसिकली ये फिल्म जो है वो इसकी थीम एक्चुअली कंसेंट के ऊपर है। जी। ठीक है, तो उस लड़की का रेप हो जाता है, वो अदालतों के चक्कर खाती है और क्या किस तरह वो केस आगे जाता है। और इस फिल्म में और जो उसके मावन अदाकार हैं या जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं, जैसे एक लड़की है जिसका नाम मुस्कान है जो कि एक प्रोस्टिट्यूट है और उसका एक पिंप है जो कि जो उसी लड़की ज़ैनब का चाचा है। और इस तरह से इन सारी चीज़ों, इस केस को लेके जो भी प्रोग्रेस है उसके ऊपर ये मूवी बनी है बेसिकली हमारी, कि सपोर्टिंग कैरेक्टर जो हैं वो क्या किरदार अदा करते हैं, वकील क्या किरदार अदा करते हैं, पुलिस क्या किरदार अदा करती है। तो वो उस लड़की की जर्नी है जिसके साथ रेप हुआ है या सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है, उसकी कहानी हमें बताई गई है जी बेसिकली। ओके अहमद, आप कुछ कहना चाहेंगे? स्टोरी हमने ओवरऑल जो एक छोटा सा वन लाइनर है वो हमने डिस्कस किया अपने ऑडियंस के साथ। सो स्टोरी आपके लिए कैसी रही? मेरे लिए डिफरेंट थी। मतलब हम बातें करते हैं इस तरह की स्टोरीज के बारे में, हम देखना भी चाहते हैं, लेकिन किसी ने इतना डेयरिंग स्टेप लिया है और इस चीज़ को हाईलाइट किया और नाम भी इस तरह से कि जो पूरी अम्ब्रेला के अंडर उन्होंने एक कल्चर को इन ही रिलेशनशिप्स के थ्रू दिखा दिया है। ठीक है, तुम बताओ मून। हाँ, टकसाली गेट जैसे नाम ही काफ़ी है, मतलब उस नाम ने ही इसकी पूरी थीम को बता दिया है। बेसिकली हम कंसेंट को लेके बहुत ज़्यादा जो है हमारे जो कॉन्सेप्ट है हमारे वेग हैं। हाँ। हमारी सोसाइटी के अंदर हमें लगता है कि एक लड़की जो प्रोस्टिट्यूट है या जो कॉल गर्ल है या जो जिसको कंजर कहते हैं बेसिकली आम लैंग्वेज में, उनकी लड़कियों के साथ हमें कुछ भी करने का राइट है उनके कंसेंट के बगैर। बेसिकली ये फिल्म इसी चीज़ को केटर करती है जो कि बहुत न्यू है पाकिस्तान के सिनेमा के लिए और बड़ी अच्छी चीज़ है जिसको ये मैसेज देना बहुत ज़रूरी था। ओके, मुझे ऐसे लगता है कि फिल्म की जो स्टोरी है वो कहीं ना कहीं कुछ जो हमारे स्टीरियोटाइप्स है रिगार्डिंग टकसाली गेट उसको भी ओवरऑल केटर करती है। जैसे वो शुरू में बताती है कि फ़न का और जो है कल्चर का ये एक बहुत बड़ा कह लीजिए कि गढ़ होता था जहाँ से लोग सकाफत सीखने आते थे और फ़न सीखने आते थे, और आहिस्ता आहिस्ता ये मतलब प्रोस्टिट्यूशन की तरफ चला गया और फिर उसको इसी चीज़ से ही लिंक करना शुरू कर दिया गया। लेकिन हमने कभी हम उस
पेशे के बारे में तो कह देते हैं कि वो बुरा है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि वो एट द एंड एक इंसान है। मतलब उस जगह पे पैदा होना ये उसके डिसीजन में नहीं होता, जो लोग वहाँ पे पल बढ़ रहे होते हैं। सो मेरे लिए इस एस्पेक्ट को, इस एक्सपेक्ट का मेरा उस फिल्म के थ्रू मेरे तक पहुँचना इस फिल्म की स्टोरी की एक अचीवमेंट है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। व्हाट अबाउट यू अहमद? जो कल्चर की ओवर द ईयर्स अगर बात करें ना, तो वो एक डिपिक्शन बहुत अच्छी थी कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उस कल्चर की किसी चीज़ को हम प्योरीफाई करते हैं ना, तो वो इम्प्योरीफाई क्या हुआ है, तो वो उसकी एक ट्रू पिक्चर थी, जो कि इस टाइम बड़ी ज़रूरी है कंसेंट को लेकर भी उसका सामने आना। एक और चीज़ भी मैं इधर ऐड करना चाहूँगा रिगार्डिंग टकसाली गेट या हीरा मंडी की कहानियों से रिलेटेड। हमारे यहाँ जब भी ऐसी फिल्में बनती हैं और हम अगर कभी भी हम इस टॉपिक के ऊपर जैसे फिल्म बनाना चाहें, जैसे आप इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि अभी नेटफ्लिक्स के ऊपर हीरा मंडी भी आ रहा है, तो वो भी वो पीरियड जो एक या ऐसा जो कि टाइम स्पेसिफिक वहाँ का उठाते हैं कि वहाँ पे मुजरे हो रहे हैं वो चीज़ें, बट करंटली हीरा मंडी एग्जिस्ट करती है, करंटली टकसाली गेट है और वहाँ पे लोग रहते हैं और वो क्या क्या फेस कर रहे हैं, मतलब करंटली क्या चल रहा है टकसाली गेट के ऊपर, इसके ऊपर शायद ही कोई हाथ डालना चाहिए या शायद ही कोई ऐसी कहानी बताना चाहे। लेकिन वो ऐसी भी कहानियां वहाँ एग्जिस्ट करती है, जैसे जैसे कोई भी एक इंसान होता है वह कहानी तो होती है। सो वहाँ की कहानियां भी लोगों को बतानी बहुत ज़रूरी हैं। सो मेरे ख्याल में वो भी इस कहानी को बहुत बड़ा मैं कहता हूँ कि थम्स अप जाता है। बिल्कुल कामयाबी है, बहुत बड़ी कामयाबी है आपको ये चीज़ें बताना। जी हाँ ठीक है। कहानी के बाद अगर हम कहानी को हम ओवरऑल सम करें तो हम कहना चाह रहे हैं कि कहानी बहुत अप्रोप्रिएट है, बहुत ऐसी है कि जो नहीं बताई गई उसे बताना ज़रूरी है। सो कहानी के तो 10 आउट ऑफ 10 बिल्कुल ऐसे कहानी को 10 आउट ऑफ 10। ठीक है जी। अब हम आते हैं स्क्रीन प्ले के ऊपर। जी मून, स्क्रीन प्ले। स्क्रीन प्ले में मुझे लगा कि कंटिन्यूटी के कुछ झोल थे, सीन आगे पीछे हुए थे या हो सकते थे जी। कुछ चीजें ऐसी थी कि जिसको हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत पहले आई थी, वो आनी चाहिए, वो बाद में आती थी, और कुछ चीजें ऐसी थी जो हम चाहते थे कि बाद में आए, वो पहले आ जाती थी। तो ये वाले थोड़े इशू रहे, अदरवाइज बड़ा स्मूथली चला। जो एंड पे क्लाइमेक्स आया ना, उसने मेरे सारे गिले खत्म कर दिए। हाँ, एक्चुअली क्लाइमेक्स वाज वेरी लाइक इतना सडन था, इतना अनएक्सपेक्टेड था और इतना उसने मुझे खुश किया, लाइक आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि ये क्या हो गया। बड़ा मुझे मजा आया। उसके बाद मुझे स्क्रीन प्ले से जितने गिले थे वो मेरे खत्म हो गए, मैं खुश हूँ। ओके अहमद, मुझे लग रहा था कि फिल्म ऑनेस्ट हाँ, मुझे लग रहा था कि जैसे आप कह रहे हैं ना कि आपको नहीं पता था, ये सरप्राइज था आपके लिए। मेरे लिए ज़्यादा बड़ा सरप्राइज ये था कि मुझे लग रहा था शायद अभी ये मुद्दा किसी एक ठिकाने लगेगा या नहीं लगेगा, फिल्म 2 हाफ में होगी, ऐसा नहीं था। मेरे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज ये था और एकदम से फिल्म सम अप हो गई। ये मेरे लिए एक एक्सीलेंट पॉइंट था किसी फिल्म का। ये नहीं कि 2 हाफ में, ये कि टाइम पे और बगैर टाइम वेस्ट किए किसी कहानी को ठिकाने लगा देना। यस बिल्कुल, मेरा भी यही पॉइंट था। मैं कहना चाह रहा था कि मैंने बहुत अरसे बाद एक ऐसा स्क्रीन प्ले, मतलब एक ऐसी स्टोरी देखी या एक ऐसी पाकिस्तानी फिल्म देखी जिसको हम डर रहे होते हैं कि यार इतना टाइम रह गया है, अच्छा अभी और क्या आना है, क्योंकि हमारे पास टाइम लिखा हुआ आता है जब हम फिल्म की बुकिंग करते हैं, उसमें लिखा होता है कि 150 मिनट्स की मूवी है, या मतलब लाइक जितना भी मिनट्स आ रहे होते हैं, 180 मिनट्स की भी यूजुअली होती है। सो जब मैंने देखा कि इतना टाइम है तो लाइक वो इतना इंटरेस्टिंगली पहला घंटा खत्म हो गया, फिर उसके बाद अगला मतलब थोड़ा सा ही उसके बाद क्लाइमेक्स आ जाता है 20-25 मिनट के बाद। सो मेरे लिए ये बड़ा एक कह ले के एक अच्छा पॉइंट। बिल्कुल, लेकिन मैं ऑनेस्ट रिव्यू अगर दूं स्क्रीन प्ले थोड़ा हौश पौश था, बहुत सारी चीज़ें मिसप्लेस थी कि जैसे मैं इधर एक इसको टेक्निकल फॉल्ट कहूँ या जो भी फॉल्ट कहूँ, कि जैसे मैंने आपसे कहा वो पुलिस के पास एक डिस्कशन हो रही होती है, वो कहते हैं कि उस बीबी ने तो 22A फाइल कर दिया है ना, जबकि उसने 22A अभी तक फाइल नहीं की हुई थी। वो बाद में जाती है इफ़त उमर के पास और जाके वो फाइल करती है। सो ऐसी चीज़ें वो कॉन्टिन्यूटी को बहुत ख़राब कर रही थी। सो मेरे लिए थोड़ा या कुछ सीन ऐसे ऐड किए गए थे, वो अगर निकाल भी दिए जाते तो कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे एक एंड में इफ्तिखार ठाकुर वाला सीन था, वो आप अगर फिल्म से निकाल दें, क्या आपको लगता है वो फिल्म की ओवरऑल कहानी पे असर डालता? बिल्कुल। इसमें एक और सीन था। हाँ, उसको आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि इस वाक़ये के बाद जो ये वाक़या हुआ है, वो इफ्तिखार ठाकुर में एक चेंज आ गई रिगार्डिंग वुमेन, लेकिन इफ्तिखार ठाकुर में वो चेंज कब आई, वो कैसे आई, वो नहीं पता लगा। या जैसे आपको वो चाय देने वाला सीन याद होगा, एक लड़की आती है मुस्कान के पास
और वो कहती मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए, और कहती कोई मसला नहीं, जितने मर्जी पैसे ले जाओ, मैं तुम्हें चाय पिलाती हूँ, वापस भी ना करना। एस्टैब्लिश बेसिकली ये करना था कि जो मुस्कान है वो बहुत दर्द दिल रखती है, लेकिन अगर ये मुस्कान के इंट्रोडक्शन में होता सीन तो शायद हम बर्दाश्त कर लेते, लेकिन वीडियो के दरमियान में आता है उसकी जरूरत। और ऐसे ही किसी एक पॉइंट पे आपको याद होगा वो वाला पॉइंट भी आता है जहाँ पे वो कहते हैं कि इसको 35 नहीं, जिसको कहते हैं कि हम मर्दों को नाम से याद नहीं रखते, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स से याद रखते हैं। फिर अब आप देख लेना फिल्म, आपको पता लग जाएगा। सो उस चीज के ऊपर वो सीन अगर आप फिल्म से निकाल दें, आपको फील होता है कि फिल्म की कहानी पे इम्पैक्ट आएगा। सो द थिंग इज कि अगर आप छोटी फिल्म बना रहे हैं और भी छोटी हो जाए तो इट डजंट मैटर, मतलब आपकी फिल्म और क्रिस्प हो जाएगी। स्टोरी आपने बता दी, स्टोरी जितनी देर में भी बताई जाए, हाँ वो क्रिस्प हो जाते थोड़े और। अच्छा, ये हो गया स्क्रीन प्ले का एक पॉइंट। और इसके अलावा कुछ रहता है स्क्रीन प्ले से रिगार्डिंग, क्योंकि स्क्रीन प्ले मुझे लगता है कि इट वाज वेरी बड़ा मजे का था, एंगेजिंग था। सबसे बड़ी बात है कि आप जुड़े रहते हो। हमारा अटेंशन स्पैन इतना ज्यादा नहीं है कि हम 3 दिन, अनलेस की मूवी हो एनिमल, जी बिल्कुल, फिर वो आप 3 घंटे की देख, वेरी कैलकुलेटेड, ठीक है। लेकिन इस तरह की फिल्में आप नहीं, मतलब लाइक आपको पता होता है कि क्या चल रहा है, और ओवरऑल इतना ज्यादा आप लंबी फिल्में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, बिल्कुल, ठीक है जी। कहानी भी की बात कर ली हमने, और इसके अलावा हमने बात कर ली स्क्रीन प्ले की। लिखाई से रिलेटेड एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं कैरेक्टर्स। तो आप मुझे बताएं मून, कैरेक्टर्स आपको लगता है कि सही लिखे गए थे, या उनकी जिस तरह से एक नेचर लिखी जानी चाहिए? आपको पता है ना, कैरेक्टर लिखना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे लगता है कि जितने भी कैरेक्टर्स थे इस फिल्म में सारे वेल थॉट थे जी, सबके ऊपर काम हुआ था। छोटे से छोटा कैरेक्टर उठा लो, चाहे जो वकील साहिबा थी इफ़त उमर का कैरेक्टर, वो उनके पास स्क्रीन टाइम 10 मिनट होगा मैक्सिमम, लेकिन वो सारे में वो अपने कैरेक्टर के अंदर रही हैं, ठीक है। उनके डायलॉग्स और उसे जो काम करवाया गया वो बिल्कुल परफेक्ट था। लगता था कि ये इस एरिया में रहने वाली ये वकील है, ठीक है, जहाँ भी वो रहती है। यासिर हुसैन का कैरेक्टर उठा लें आप, वो लग रहा था कि वो जो भी उन्होंने पिंप है, वो लग रहा था अपने डायलॉग से, अपने एक्सप्रेशन से, अपनी डिलीवरी से, हर चीज से वो लग रहा था। उसकी जो भी नेचर लिखी गई थी। आयशा उमर एज मुस्कान, मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा कैरेक्टर लिखा गया था। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके डायलॉग, हर चीज अपनी जगह पे थी। मेहर बानो का मुझे थोड़ा सा लगता है कि आगे पीछे इनकंसिस्टेंट था। उनकी शायद, क्योंकि हम जानते हैं वो बहुत बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सी अंडरवेलमिंग था उनका कैरेक्टर। नहीं, ज़ैनब का कैरेक्टर भी मुझे लगा कि थोड़ा इनकंसिस्टेंट है, थोड़ा सा, ठीक है, मुझे लगा। एनीथिंग एल्स? कोई रहता नहीं है। रिजाज का कैरेक्टर बड़ा अच्छा था, बहुत अच्छा था। उसके अलावा जो उमर आलम ने किया है वो भी बड़ा अच्छा था। मैं उमर आलम का कि एक चौधरी साहब है, बाबर भी थे, बाबर अली भी थे, बिल्कुल ऐसे ही है। तो एक चौधरी है, उसका बेटा है, और वो उसको नहीं पता कंसेंट क्या होता है, उसने एक गर्लफ्रेंड बना ली है, उसने उसके साथ अब्यूज करना है, दोस्त भी बुला लिया। जो सारा ये कैरेक्टर सारे के सारे मेरे ख्याल में अपनी जगह पे थे। एक कैरेक्टर में मुझे झोल का मैंने बता दिया, ठीक है। अहमद, मुझे आयशा उमर के कैरेक्टर में और भी कुछ देखना था। मुझे लगा उसमें थोड़ी भूख रह गई, बिकॉज ये हम डिस्कस कर रहे थे, बहुत अच्छा कर रही हैं वो। जब कोई बहुत अच्छा कर रहा हो तो हमें भूख होती है कि यार उसकी या तो स्क्रीन टाइमिंग या फिल्म को सम अप उन्होंने इतने टाइम में करना था, लेकिन मुझे थोड़ी भूख रह गई। आपको था कि थोड़े से और पावरफुल सीन्स होने चाहिए थे? हाँ, जो उनको एज वहां पे रहती, जिस तरह से उनकी एंट्री थी कोर्ट के अंदर कि मैं आ गई यहाँ, जो भी उनका एक डायलॉग, मतलब इस टहके के साथ वो वहां रहती हैं, तो वो टहका ज्यादा मुझे लगता है कि वो थोड़ा पे टक्कर पे आ गया ना, एस्टेब्लिश नहीं हुआ। हाँ, मुझे जब वो एंट्री लेती है तो वो उसमें एक वो होनी चाहिए ना कि मुस्कान आ गई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मुस्कान की जो एक मशहूरी थी ना, वो उस तरह से राइट के नहीं लिखी गई। एनीथिंग एल्स? बस मुस्कान से इशू है आपको? नहीं, बाकी सब वेल डिफाइंड थे, कैरेक्टर्स बहुत अच्छे लिखे। मतलब कोई आपको ज्यादा अच्छा लगा तो उसके बारे में बताएं। मुझे उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगी, नैयर इजाज की और यासिर, दोनों भाई बने हुए थे जी, बहुत अच्छे। हमने इस तरह के डायनामिक्स फिट होते जरा कम ही देखे हैं कि दो एक्टर्स दो ऐसे टाइम से आए हैं और बिल्कुल ऐसे वो फिट इन हो गए जैसे जंजाल पूरा में कहीं मतलब जैसे काफी अपने टाइम पे फिट हो गए थे सब। ऐसे था। या वो इतने कन्विंसिंग भी थे कि हमें दूसरी बार उसको क्वेश्चन नहीं करना पड़ा। जी। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि कैरेक्टर्स जो थे बहुत अच्छे लिखे गए हैं। मुझे बहुत कम कोई कैरेक्टर्स में, ऑनेस्टली मेरा रिव्यू है, मुझे कैरेक्टर्स में कोई इशू नज़र नहीं आया। यूजुअली हम लाहौर की कहानी बताते हैं, कराची की बताते हैं, तो हम कहीं ना कहीं वो एक कल्चर मार खा जाते हैं
हाँ। जो कल्चर रियल में है वो स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा। हम कहते हैं कि नहीं यार ये रिलेटेबल कैरेक्टर्स नहीं है, लुक आ जाती है या कि फील ये कैरेक्टर्स हमारे साथ, हम इनसे रिलेट नहीं करते। बिल्कुल। या वो थोड़े ओवर द टॉप लिखे जाते हैं, या बहुत ज्यादा Underworld कॉमिक होते लिखे जाते हैं, या बहुत ही ज्यादा विलेनिश लिखे जाते हैं। ऐसे कैरेक्टर्स से आप बहुत ज्यादा रिलेट नहीं कर पाते। मैं इधर ऐड करना चाहूंगा, जैसे बाबर का कैरेक्टर था, उसको पता था कि उसके बेटे ने गलत किया, लेकिन वो कितना अच्छा उन्होंने उसकी ग्रे साइड भी दिखाई कि उसने उसका मार मार के बेड़ा कर बहुत फेंटा लगाया, और इतना खूबसूरत। वो हम जब एक्टिंग में जाएंगे वहां हम जरूर वो सीन डिस्कस करेंगे। इस तरह से किसी कैरेक्टर्स को लिखना है, इसके लिए मतलब लाइक बहुत ज्यादा एक क्या कहना चाहिए कि वेल रिसर्च लग रही है, रिसर्च या एक बहुत ज्यादा एक टैलेंट चाहिए, या बहुत ज्यादा एक महारत चाहिए, क्योंकि कैरेक्टर्स बड़े रॉ थे जी। रॉ का मतलब ये है कि वो वहीं के एग्जिस्टेंस लग रही थी। हर एक की डार्कर साइड भी है और हर एक की लाइटर साइड भी है, ठीक है। तो वो मेरे लिए एक अच्छी बात बहुत खूबसूरत रिगार्डिंग कैरेक्टर्स। बिल्कुल मतलब आप इवन वो देख ले, इफ़त उमर की भी एक साइड है जो कहती है ना कुछ नहीं होना, मतलब क्या कर रही है। वो जो डायलॉग मशहूर ट्रेलर में भी लिखा हुआ है कि अगर तुझे कीड़ा ही है तो कोई मसला नहीं, मैं कर दूंगी। सो कैरेक्टर्स की भी वेरी वेल डन। तो अब आ जाते हैं जी डायलॉग्स जी। डायलॉग्स बहुत खूबसूरत डायलॉग्स है, और डायलॉग की सबसे प्यारी खूबसूरती ये होती है कैरेक्टर रेलेवेंट होते हैं। हाँ। जिस बंदे ने जो डायलॉग लेता है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस बंदे से यही कुछ आएगा। जैसे यासिर हुसैन के कुछ डायलॉग्स हैं वो बड़े ही खूबसूरत थे, मतलब वो ऐसे इतने थॉटफुल थे इरफान कि आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। जैसे वो एग्जाम्पली तौर पे जिस तरह कहता है कि आप एक कंजरा दा बंदा जिहड़ा है वो इंज नहीं कर सकता, या हम सोचते हैं कि कोई बंदा है जो हीरा मंडी से आया है वो अपने लिए आवाज नहीं उठा सकता। इस तरह की बहुत सारी थॉटफुल चीजें थी जो कि आपको फोर्स्ड नहीं लग रही थी, मतलब ऐसा था कि वो जो हम फिल्मी बातें नहीं करते, ओ मेरी इज्जत चली गई, मैं मर गया, तो मेरा इस तरफ आने लगा था। अच्छा आप आ आप करें बात, मतलब अक्सर फिल्मों में ना बड़े फिल्मी डायलॉग फिल्मी कर देते हैं, मेरी इज्जत है, मैं मर गया तो मेरा जी में वो ओवर द टॉप टाइम खत्म हो गया। एग्जैक्टली ठीक है, वो अब बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन वो अब हमारे लिए बहुत ज्यादा फिल्मी है। बट इधर ये है कि उनको अपनी रियलिटी भी पता है, ये चीज कि मैं हूं पिम्प ही। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। तो उस हिसाब से डायलॉग थे। तो यस यू आर राइट। अहमद आप कुछ कह रहे थे? उसी हिसाब से भारी डायलॉग्स को उसने, जैसे मून ने कहा ना, इतना उसने नेचुरली और अपने फ्लो में इस तरह की चीजों को हमारी फिल्मों में हाईलाइट किया जाता है, या अक्सर लोग कहते हैं कि आइकॉनिक लगे डायलॉग। भाई आइकॉनिक वो थे अपने, क्योंकि कैरेक्टर रेलेवेंट थे तो आइकॉनिक थे, लेकिन उनको अलग से टाइमिंग देना जरूरी नहीं था। जिस तरह फ्लो में बोले गए हैं वो फिल्म का प्लस पॉइंट बनता है। यस डायलॉग्स का खूबसूरती यही थी। डायलॉग्स के साथ एक जुल्म भी हुआ जी, बहुत बुरा जुल्म हुआ। प्लीज हमें रात को 12:30 बजे चाहिए फिल्म दिखा दे, लेकिन अनसेंसर्ड दिखाएं, डायलॉग सारे आने चाहिए। मतलब सिनेमा में उस दिन बड़ी प्यारी बात यासिर हुसैन का ही इंटरव्यू देख रहा था, सिनेमा बच्चे तो नहीं जाते ना, बच्चों के पास कहाँ इतने पैसे होते हैं सिनेमा जाके वो अब ये फिल्म देखेंगे वो भी, लेकिन और हमारी जेनजी कहाँ ही देखेगी रियलिटी को एक्सेप्ट। बिल्कुल ऐसे मतलब हमारी जेनजी ने कहाँ ही देखनी है टकसाली गेट। तो आप मतलब ऐसी गालियां, अभी मैं छोटा सा गंदा सा जोक है मैं जरूर इधर ऐड करना चाहूंगा। जी हम फिल्म देख के बाहर निकले, आप भी थे और आप भी थे, और वहां पे भी बच्चे बैठे हुए थे, और हमने क्या सुना वहां पे। एग्जैक्टली वो क्या डिस्कशन, वहां पे क्या डिस्कशन चल रही थी। एग्जैक्टली सो वो जो है मतलब लाइक अजूमों पे बात हो रही थी, डिफरेंट तो वहां तक मतलब हमारी तो बात वहां तक पहुंच गए बच्चे। आप उधर फिल्मों में एक आम रेंडम सी बातें, मतलब इवन अब वो जो पिम्प है उसको कहते ही यही है, ठीक है। तो मेरे उसको आप बार बार काट रहे हो। मैं इधर इसलिए मैंने, मुझे कहने में इतराज नहीं है, मैंने कई दफा कहा हुआ भी है वीडियो के ऊपर ऐसे वर्ड्स, वो फिर कुछ लोग बुरा मना जाते हैं। ठीक है, लेकिन फिल्मों में मेरे ख्याल में फिल्में रॉ होनी चाहिए, फिल्मों में कोई सेंसर नहीं होना। हाँ, लेट्स से एक लफ्ज है कंजर, ठीक है। अब उस फिल्म को भी बार बार 1000 दफा ये लफ्ज कहा गया, 1000 दफा ये लफ्ज बीप किया गया, नीचे सबटाइटल चल रहे थे, जबकि हम ड्रामों में भी देख चुके हैं ये लफ्ज यूज हो जाता है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आप दिखा रहे हैं एक बंदे को ऐसे, तो आपने वही दिखाना है ना। और सारी आवाम जो आई वो 18+ ही थी, आप रिस्ट्रिक्ट कर दें 18+ और आप बच्चों को ना एंटर होने दें सिनेमा में, हमें तो एक्सपीरियंस अपना लेने देना, हमारा एक्सपीरियंस खराब हो रहा था। इतना प्यारा डायलॉग था वो इफ़त उमर का, जो टीजर के अंदर भी है कि अगर किसी की टोई में कीड़ा हो, ठीक है, अब वो बीप हो गया, मजा ही नहीं आया उसका, इतना प्यारा डायलॉग था। तो ये दुख होता है। फिर एक और भी, अहमद आप कुछ कहना चाहेंगे कुछ इस हवाले से, सेंसर के हवाले से?
हाँ, और हम बार बार उसको रिवॉइस करने की कोशिश कर रहे थे ना, वो एक टाइम वेस्ट था हमारे लिए कि इस वक्त किस पीक पे गया एक कैरेक्टर अपने वर्ड की सिलेक्शन में, तो वो थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो रहा था हमें सोचने में कि रिवॉइस कर रहे हैं, लिप सिंक क्या कह रहे हैं, रिवॉइस कर रहे हैं हम। अच्छा, मेरा एक इधर छोटा सा मैं एक ऐड करना चाहूंगा। एक बात ऐसी है जिससे मेरे साथ अवाम एग्री नहीं कर सकती। एक मसला ये भी आ रहा था, वो सेंसर से रिलेट मैं करूंगा। जैसे सेंसर होता है तो अब कभी कंजर पे हो रहा है और कभी मिरासी पे हो रहा है, ठीक है। अब अगर इंडिविजुअलिटी में आपको एक बात बताऊं, ये दोनों ही बुरे नहीं होते। कंजर मीन्स नाचने वाला, मिरासी मीन गाने वाला। अब गाने वाला फहाशत तो नहीं कर रहा ना, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर नाचने वाला फहाशत करना शुरू कर दे, मतलब जिस्म बेचना शुरू कर दे, तो तब कंजर गलत है। हाँ ऐसे ही है। वरना इन एक्चुअल कंजर नहीं, ये एक लंबी बहस होगी। फिर कहने वाला कौन है? जो चार दीवारी में है और पकड़ा नहीं गया, जो पकड़ा गया वो चोर है। तो कंजर मिरासी या कंजर काटना, मुझे लगा कि नहीं, मतलब इतना खूबसूरत डायलॉग है मजाजिन का, मैं कंजरी नहीं मैं मरासन। अगर आज उस पे ये 2 लगी हुई होती या वो सेंसर हुआ होता, क्या मजाजिन का इम्पैक्ट हम तक पहुंचना था? नहीं, कभी भी नहीं। Am I right or wrong? ज़ात तो उसके ऊपर थी। सो ये था जी हमारा ओवरऑल, आई थिंक राइटिंग के ऊपर जितनी भी हमने बातें करनी थी ओवरऑल कर ली, या कुछ रह गया? नहीं। जी, नेक्स्ट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट डिपार्टमेंट की तरफ, जिसका नाम है एक्टिंग। जी मून, एक्टिंग बहुत इम्प्रेस किया मुझे जी। सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जिन जिन एक्टर्स ने हमें खुश किया है। आयशा उमर, यासिर हुसैन, नैयर इजाज, इफ़त उमर आलम, सबने बहुत अच्छी एक्टिंग की। सबके सीन्स बहुत अच्छे थे और ऐसे था कि एफर्टलेस था। आपको नहीं नजर आ रहा था कि बंदे मेहनत कर रहे हैं, ऐसे लग रहा था कि कैमरा नहीं कहीं पड़ा हुआ, ये लोग अपनी रियल लाइफ में ही ये चीजें कर रहे हैं। कैमरा कहीं साइड पे पड़ा हुआ है और इनको नहीं पता कैमरा ऑन है, बस ये लगे हुए हैं। काफी सारे सीन थे जो वन शॉट थे और बड़े लंबे लंबे सीन थे, वो बड़े अच्छे तरीके से किए गए थे वाया एक्टर्स। तो मुझे बड़ा मजा आया। स्पेशली आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट आयशा उमर। आयशा उमर ने एक सीन किया जिसमें वो अपना पास्ट बताती है कि मैं कहाँ से आई हूँ और मेरी माँ कौन थी और मैं कैसे इस धंधे में आई। एंड उसके बाद जो उनके एक्सप्रेशन होते हैं और उनकी नाक बह रही है और आंसू एंड एवरीथिंग इतना रॉ था, और मतलब वो नहीं परवाह थी उनका कि उनके जिस्म का क्या नज़र आ रहा है क्या नहीं आ रहा। वो एक एक्टर को करते हुए बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है। इसी तरह यासिर हुसैन की अगर मैं बात करूँ, मेरे ख्याल में ही इज़ द स्टार ऑफ दिस मूवी। मतलब हमने उनको देखा है, यासिर हुसैन को हमेशा, मैं तो उनकी एक्टिंग की तारीफ करता हूँ। हमने उनको रिसेंटली जावेद इकबाल में देखा, अभी हम इनको यहाँ पे बादशाह बेगम में देखा था, हाँ, एक थी लैला में देखा था, अभी रिसेंट कामों में। हाँ, और हर कैरेक्टर दूसरे से डिफरेंट है यार, हर कैरेक्टर दूसरे से, और हर कैरेक्टर पे इतना काम हुआ है। आप एक पिंप की, एक जिसको दल्ला कहते हैं वो बने हुए हैं, उसकी लैंग्वेज आपने अपनाई है और उसकी बॉडी लैंग्वेज आपने अपनाई है। वो जो मफलर रखते हैं ना कंधे के ऊपर, उसको उतारने का, उसको रखने का, कपड़े कमीज को ऐसे करने का, ऐसे करने का, हर चीज की एक लैंग्वेज है। मैं इधर ऐड करना चाहूंगा, सिगरेट पीने का जो तरीका इस दफा फिल्मों में मैंने देखा है, इट वाज वेरी नेचुरल। यूजुअली हमारा होता है ना वो बस नो, इट वाज वेरी नेचुरल। हमारे फिल्मों में सिगरेट ऐसे पीते हैं भाई। वो जो शैतानीपन चाहिए था ना इस कैरेक्टर को, वो उन्होंने अपनी आंखों से भी, अपनी जुबान से भी, हर चीज से उन्होंने बताया और दिखाया। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसके लिए यासिर हुसैन की बहुत दाद बनती है। नैयर इजाज की जहाँ मैं बात करूँ, वो तो लेजेंड है सीरियसली। उन्होंने स्टार्ट हुआ उनके एक डांस से, वो डांस चलता है, उसके बाद उनकी ज़िंदगी में एक हादसा होता है और उसके बाद वो पूरा का पूरी रेंज दिखाई है उन्होंने कि उनकी हंसी वाली, खुशी वाली क्या रेंज है और दुख वाली क्या है। फिर वो जब रिवेंजफुल होते हैं फिर वो क्या करते हैं, तो उनकी भी पूरी रेंज हमने देखी, उनकी भी बहुत तारीफ बनती है। ये 3 मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है। मेहरबानो मुझे अंडरवेलमिंग लगी। मेहरबानो हम देख चुके हैं, हमने बहुत उनका काम देखा है, मुझे वो बहुत पसंद भी है। चुड़ैल्स में मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद है कैरेक्टर वो उन्हीं का ही है। यहाँ पे मुझे लगा कि शायद मुझे नहीं समझ आई कि क्या कमी रह गई। एक डांस सीक्वेंस था उनका, मेहरबानो इतना अच्छा डांस करती हैं लेकिन वो हमें देखने को नहीं मिला। उसमें इतने सारे कट्स थे, हालांकि वो कट्स के बगैर भी हो सकता था, वो 1 सेकंड के बाद कट मतलब उनकी वीडियोस आप मेहरबानो इधर अगर हम डाल भी दें कोई एक दो उनके इंस्टाग्राम से उठा के वीडियोस, आप उनका डांस देखें, मतलब के लाइक 2 left feet don't trip and dance, the girl want me I might give her a chance, give her a look she give।
वो फिर क्यों कर रही है? यहाँ पे मुझे थोड़ा सा गिला है मेहरबानों से, अदरवाइज मुझे किसी एक्टर से गिला नहीं, बाबर अली से भी कोई गिला नहीं, मुझे उमर आलम का बड़ा पसंद आया, कोरियोग्राफर का तो नहीं इसमें मुझे आई डोंट नो, निगाह जी नहीं है निगाह जी नहीं है, क्योंकि अच्छा खासा लंबा वो सीक्वेंस था डांस वाला। गरम गुलाबी शाम हाँ। जी जी। इफ़त उमर का इतना प्यारा, उनका थोड़ा सा ही काम था लेकिन वो बहुत खूबसूरत था, बहुत एफर्टलेस था। मुझे तो सारे एक्टर्स बड़े पसंद आए, सारे बड़े पसंद थे। सभी एक्टर्स के बारे में आप बता दें अहमद कुछ। मैंने एक्टर्स की एक्टिंग के सर के ऊपर ही कहा कि फिल्म एंटरटेनिंग थी। Yes. क्योंकि सबसे पहले जो आपको चीज़ रजिस्टर होती है ना, आप सब सीन वीन सब भूल जाते हैं स्क्रीन प्ले, कि आपको एक्टर क्या इन दी एंड डिलीवर कर रहा है। वो उन्होंने मेरा ख्याल फिल्म का भार उठाया हुआ था। और सभी, मैं कहता हूँ आयशा उमर से लेके और यासिर हुसैन से लेके नैयर एजाज और इफ़त उमर, छोटे बड़े, बाबर अली, सब बहुत कन्विंसिंग थे। ओके। और यासिर हुसैन तो मेरा ख्याल है इस फिल्म के स्टार है। हाँ, दूल्हा है, दूल्हा। कहना चाहेंगे उनके बारे में? सेहरा उनके सर जाता है, जो अभी मैं आपके चैनल पे देख रहा था रात को। वो कह सकते हैं फिर अच्छी बुरी एक्टिंग के बारे में, अच्छे बुरे ड्रामा के बारे में, अगर वो इस लेवल की एक्टिंग कर रहे हैं जावेद इकबाल, फिर ये, तो इसका मतलब है कि ही इज एट अ स्टेज के जहां पे उनको सब नजर आ रहा है कि हमारे ड्रामा में अच्छी एक्टिंग नहीं हो रही क्योंकि अच्छा वो सबसे एप्रोप्रिएट है ये कहने वाले। हाँ बिल्कुल, उनकी एक्टिंग देख के ही है कि उनका क्राफ्ट क्या है और उनको पता है अच्छी एक्टिंग क्या होती है और बुरी एक्टिंग क्या होती है। ये आप बिल्कुल ठीक है। और उनको मुझे लगता है कई बार ज्यादा ही ट्रोल किया जाता है उनके स्टेटमेंट्स के ऊपर जी। और लेकिन वो ठीक कह रहे हैं। आप ये फिल्म देखें और देखें फिर क्या उन्होंने किया। ठीक है। आयशा उमर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वही मैं कह रहा हूँ ना, भूख रह गई आयशा उमर क्या और देखने की। वो तो आपने कैरेक्टर की बात की थी, लिखने के हवाले से, लेकिन देखिए ये टाइमिंग जैसे कह रहे हैं ना, बहुत मुश्किल। मून ने कहा कि बड़ा मुश्किल होता है इस तरह का सीन करना। उसमें पहले ग्लेयर आई है आंखों में, ठीक है, वो वन शॉट है। हाँ, ग्लेयर से फिर जब वो माँ की बात से फिर जब आंसू गिर गया है, फिर वो पूरा फेस जब टर्न करता है कैमरा। के बारे में ना मैं प्रोडक्शन में बात करना चाहता था। प्रोडक्शन ने उस सीन को ना बर्बाद किया है, मुझे ऐसा लगता है। मैं इधर कर लूं फिर? हाँ करें, क्योंकि मुझे लगता है अभी रेलेवेंट हो जाएगा करना। मुझे ऐसा लगता है कि अगर प्रोडक्शन में वो सीन एडिटर ने और आई थिंक कैमरा मैन भी कह लो या जो भी है, उन्होंने वो सीन बर्बाद किया। लाइट का थोड़ा इशू था उसमें। वो सीन इतना मजेदार सीन है, पूरी फिल्म का सबसे बड़ा सीन ही वो बिल्कुल, जिसमें आयशा उमर अपनी सारी क्लाइमेक्स समझ लो, वो अपनी स्टोरी सुनाती है। मेरी ख्वाहिश थी अगर वो डायरेक्टर होता, अगर मेरा दिल करता, मैं वो फिल्म वो वाला सीन शॉट कर रहा था। वो वन शॉट होता, वो कैमरा फेस से स्टार्ट होता, आहिस्ता आहिस्ता जूम होता, स्टोरी चलती रहती, उनके एक्सप्रेशन वो सारे वो रोने वाले, क्योंकि वो बहुत अच्छे एक्सप्रेशन दे रहे थे, बहुत अच्छे एक्सप्रेशन। मैंने इतना अच्छा काम आयशा उमर का नहीं देखा ऑनेस्टली। वो जाते जाते कैमरा खुल के जो एंड में दिखाना था ना, वाला सीन था, वो जो, हाँ, क्योंकि मैं बता नहीं सकता, वो बहुत बड़ा सरप्राइज था। तो अब आप बताएं कि वो जो एक 5-6 मिनट का सीन था उसका क्या इम्पैक्ट? बिल्कुल ऐसे वो इतने सारे फ्लैशेस में वो कहीं ना कहीं उनकी अच्छी एक्टिंग को भी वो बेचारा ना, वो अकेली ही अपने सर पे उसका भार उठाए हुए थी, खराब कंटेन किया हुआ था उन्होंने कि एंड पे वन टेक होना चाहिए था, लेकिन वो वन टेक नहीं था, है ना? सही है। हाँ, उसके लेकिन वो एक्सप्रेशन, उसकी ग्लेयर से लेके उसके आंसू गिरने तक, वो कुछ ऐसा सीन था जिसमें आपको पता चलता है कि एक्टर कितना इन्वॉल्व है इस सीन में। वो वहां पे मुझे लगा कि उन्होंने बड़े बोल्ड सीन भी किए हैं। मतलब लाइक बॉडी लैंग्वेज एक प्रोस्टिट्यूट की करना, हीरा मंडी से किसी तवाइफ की, इस तरह की जो आजकल का हमारा एक दौर है उसकी, वो वाली पुरानी वाली नहीं, उसकी एक बॉडी लैंग्वेज पकड़ना और उसमें वो कपड़े जिस तरह के पहने गए हैं और उन कपड़ों का ख्याल भी ना करना, खुले गले और लाइक कूडोस के उन्होंने इतना बोल्ड स्टेप लिया है आयशा उमर, बहुत अच्छा, ठीक है। एंड मेहरबानो अहमद, मुझे लगा कि वो एक्सप्रेशन में थोड़ा सा एक्सप्रेशन उनका कांस्टेंट था। ओके। कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा मार्जिन था, लेकिन एक्टिंग में थोड़ा सा, क्योंकि जब वो कवाली चलती है और वो जाती हैं दरबार, जी दरगाह पे जाती हैं, तो कोई उनसे उनका नंबर मांगता है, एकदम से जब वो स्माइल की है ना, तो मुझे लगा यार ये तो इतनी अच्छी थी, कितना मतलब कहीं ना कहीं कवाली भी वही बात कर रही है ना, अपनी ज़िंदगी को कर रही है कि अपनी ज़िंदगी को अपने हाथ में ले। तो उसने अपने कैरेक्टर के साथ ये नहीं किया फिर, ठीक है। वो गुजर रही है, हर स्टेज से गुजर रही है, बाप को डील कर रही है, चाचा को डील कर रही है, पुलिस को डील कर रही है, एक्सप्रेशन कांस्टेंट है। वो कहीं अपने साथ जो है वहाँ तो एक्सप्रेशन चेंज करती, वो उसके अंदर मार्जिन जो था वो नहीं, थोड़ा मुझे लगा एक्टिंग के थ्रू थोड़ा दब गया। ओके। कोई रह तो नहीं गया? उमर आलम, मैंने उनका ज़्यादा काम नहीं देखा, लेकिन वो बहुत अच्छा उन्होंने किया। यस। और बाबर? बाबर तो
हम जो बात कर रहे थे ना, हमारा मसला है, मैंने और आपने बैठ के एक वहां पे बहस की थी, वो हम कैमरा पे भी करना चाहेंगे। हाँ, मुझे लगा कि वो आपने बाबर क्यों की कहा वैसे? स्क्रीन प्रेजेंस नहीं आई। उधर वो मून जो ने बाबर है ना, मतलब लेकिन बाबर आता था ना तो हम कहते बाबर हीरो है, जैसे द लेजेंड मुंडा ऑफ मौला बिगड़ा जट में जाए। आया था, द लेजेंड ऑफ मौला जट में थोड़ा सा जी आया था। हाँ एग्जैक्टली वो वाला, वो नहीं, मुझे पता नहीं कि बाबर से वो वाइब नहीं बस आई। वो इसलिए नहीं ना आई, जो मैंने सिनेमा मून में ने बात कह की दिया। थी कि वो बहुत आम हो गए हैं अब, क्योंकि टीवी पे हम उनको हर दूसरे ड्रामे में देख रहे हैं, और वो जारी बात है एक स्टार की वो कम हो जाती है। देखिए ये आप स्टार क्वालिटी की बात कर रहे हो, मेरा इसमें ये है कि मुझे उनसे प्रेजेंस नहीं आई। सिनेमा प्रेजेंस होती है ना, वो जो एक बड़ा सा एक एक्सप्रेशन होता है ओवर द टॉप, मुझे भी वो कम लगी, लेकिन वो शायद इस फिल्म की डिमांड भी नहीं थी। जैसे हम कह रहे हैं ओवर द टॉप डायलॉग्स को भी वो आइकॉनिक बनाने की कोशिश नहीं की वहां You're पे। right. एंट्री अब और समझ एग्जिट आई भी है, शायद ये बात बिल्कुल ठीक है। यू आर राइट, हाँ, यू आर राइट। क्योंकि required वो नहीं था। हम कह रहे हैं ना कि सारे कैरेक्टर लग रहा था कि कैमरा रख दिया है, दे आर इन देयर नेचुरल वो स्टेट। एक्चुअली बड़ी इस फिल्म की अप्रोच वाज वेरी लाइक पैरेलल सिनेमा वाली। तो जो पैरेलल, मैं भी एक्टिंग के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, तो पैरेलल सिनेमा में आपको अच्छी एक्टिंग ही रोक के रखती है। बिल्कुल ऐसी है, ठीक है, मतलब अगर कोई अच्छा एक्ट कर रहा है और वो बिल्कुल रेलेवेंट और बड़ी कह लो कि कैरेक्टर स्पेसिफिक है, जिससे आप बहुत जल्दी रिलेट कर पाए, रिलेटेबल सी जो कैरेक्टर्स लिखे गए हों, तो एक्टिंग आपको बड़ी नेचुरल लेवल पे चाहिए होती है। एट द सेम टाइम आपको फिल्म की एक्टिंग भी दिमाग में रखनी है, सो वो फिर ओवरऑल आपकी फिल्म की जो फील है, आपने उसी फील में रह के एक्टिंग करनी है, मेरे ख्याल में ऐसा होना और चाहिए। इसी तरह से मुझे आपको बाबर की भी लगी, मुझे इफ्तिखार ठाकुर की भी लगी। जी जी वो जी, फिर exactly। यही वजह थी कि उनके जो फिल्म का था मूड ट्रीटमेंट वो इस तरह का था। ओके, एक्टिंग में मैं अगर बात करूं, यासिर हुसैन मेरे लिए नंबर 1 है बिल्कुल। और अगर मैं नंबर 2 कहूं तो मेरे लिए निगर इजाज है। हाँ, ठीक है, सो उसके बाद मैं अगलों पे आऊंगा। यासिर हुसैन ने अपना करेक्टर नो डाउट, वो हमेशा ही, आप जब भी उनका कोई भी प्रोजेक्ट उठाते हैं, कुछ छोड़ के, जैसे झूठी है, मुझे जैसे उनका झूठी नहीं पसंद, या अमन, हमने बादशाह बेगम की बात कर लो, हमने जब भी उनके बारे में हम उनका नाम लेते हैं, हमको तो मिस करते एक्टिंग में हम उनके बारे में कभी नहीं कहा कि जी यही बंदा एक्टिंग नहीं अच्छी करता। उनके कैरेक्टर को मिस करते थे कि क्यों नहीं आ रहा। जी मतलब एक ऐसा बंदा, मतलब जिसको कोई नहीं जानता, और लाहौर से आगे के बाद सभी अगर पहचानने लग गए उसकी शक्ल के थ्रू, तो इसका मतलब उसकी एक्टिंग में इतनी कोई बात थी कि उसने अपना कैरेक्टर प्रॉपर्ली निभाया। मतलब उनको शुरू में वो अपना वो हकलाक ला के बोलते थे अवार्ड शोज के अंदर, सो उनको पता है एक्टिंग का। और रिसेंटली मैंने ना एक और चीज़ आइडेंटिफाई किया, पता नहीं क्यों आप लोग इस चीज़ से एग्री करेंगे कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है जो थिएटर के एक्टर होते हैं ना, उनको वो इतने अच्छे एक्टर्स फिल्म में या टीवी में नहीं होते समटाइम्स। मुझे ऐसा मैं उसकी रीज़न बताता हूँ। मुझे समटाइम्स ऐसा लगता है कि जो थिएटर का जो एक एक्सप्रेशन है वो थोड़ा लाउड होता है ना, मतलब थोड़ा आपको ऊंचा बोलना है थोड़ा, तो वो जब आते आते टीवी में वो थमते थमते टाइम लगता है। कुछ लोग जीनियस होते हैं, वो कर लेते हैं, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। लेकिन यासिर हुसैन उन जीनियस में से हैं जिनको पता है कि फिल्म में मैंने किस लेवल तक करना है, एग्जैक्टली मैंने ड्रामे में किस लेवल तक करना है और थिएटर में किस तरह करना है। मैं इधर एग्जांपल देना चाहूंगा खालिद अनम की। ही इज अ वेटरन एक्टर। यस, बिल्कुल ऐसे। बुराई करते हुए बड़ा बुरा लगता है, बट ही इज अ थिएटर एक्टर मेरे बेसिकली। सो उनकी एक्टिंग में थिएटरिज्म नहीं जा रहा। हाँ, अगर आप उनका भी रिसेंटली ड्रामा देखें, बंस, वो क्या है, बंस रोड के रोमियो जूलियट में भी उनकी एक्टिंग में थोड़ा है, मतलब लाइक जैसे थिएटर वालों को बताने के लिए हाथ करने पड़ते हैं, मतलब इतनी सारी ऑडियंस सामने बैठी होती है, तो एक्टिंग आपको उस तरह करनी पड़ती है। सो यासिर हुसैन में हमें ये प्रॉब्लम नजर नहीं आई। सो कूडोज टू यासिर हुसैन। एंड सेकेंडली मैंने इधर ऐड करना है इकरा कह रहा था, यासिर है तो इकरा भी आ गई याद, आयशा उमर के बारे में, कि जो उन पे छाप है ना खूबसूरत वाली, वो जो बुलबुले जी, और उनसे कोई अभी रिसेंटली 2.5 साल देखा, उसमें भी काम नहीं प्रॉपर्ली लिया गया। एक हमने और भी पंजाबी मूवी देखी थी, मुझे अब याद नहीं आ रही अभी, रहबरा एहसन खान के साथ आए थे, उसमें भी मुझे वो एक फिर कामरान शाहिद वाली भी थी। एग्जैक्टली वो थी जो बिछड़ गए। सो वो एक आयशा उमर का ना, इन सभी फिल्मों में पिछली जो आई हैं उनकी जो एक एक्टिंग वाला एक साइड थी, वो नहीं हमने पोटेंशियल नहीं यूज किया। हाँ, इवन जावेद इकबाल में भी मेरा दिल था कि थोड़े और सीन्स होने चाहिए थे, वो कम मतलब वो तो सारी फिल्म यासिर ने खा ली। लेकिन इस फिल्म में हम ये कह सकते हैं कि आयशा उमर इस फिल्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल थी और उन्होंने अपने रोल को बखूबी निभाया है। सो एक्टिंग वाइज भी ये फिल्म
बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं एक डिटेल टॉपिक की तरफ जिसका नाम है प्रोडक्शन। जी मून, प्रोडक्शन। अच्छा, मैं क्योंकि इतना टेक्निकल नहीं हूँ, हाँ, तो मुझे कोई इतने मसले मसाइल नज़र नहीं आए। प्रोडक्शन में जहाँ पे हम बात करते हैं, आप कहते हैं कि एक डिपार्टमेंट होता है सिनेमेटोग्राफी का, ठीक है, कैमरा एंगल्स, वो मुझे बड़े प्यारे लगे, बड़े ही। तो फिर हम एक एक करके डिपार्टमेंट्स की इकट्ठी बात ना कर लें। सिनेमेटोग्राफी सिनेमेटोग्राफी ऐसी है। ओके, मुझे बड़े प्यारे लगे फ्रेम्स। मुझे लाहौर को देखना था और लाहौर को देखने की जो भूख है वो मेरी पूरी हुई है। मतलब हर दूसरे तीसरे शॉट में आपको ऊपर से नजर आता है बादशाही मस्जिद भी नजर आ रही है, आपको अंदरून लाहौर के जो सारा आपका वो होता है वो नजर आता है। मुझे बड़ा प्यारा लगा। और आपने जो हवेलियां दिखाई हैं, एक फ्रेम था मुझे अब बहुत पसंद आया, उसमें आयशा उमर खिड़की के ऊपर खड़ी है, वो आपने ली, वो मुझे इतना पसंद, इतना वो प्यारा लग रहा था। हाँ, वो मुझे बहुत पसंद आया। इसके अलावा भी अगर आप बात करें, जितने भी सीन थे वो सारे कैमरे, इतना वाइड कैमरा था। मुझे शुक्र है कि ये नहीं है कि आपने फेस के ऊपर ही ऐसे ठा करके कैमरा मारा हुआ है, वो इतना मजा नहीं देता सिनेमा में। सिनेमा में ग्रैंडनेस मुझे ज्यादा अच्छी लगती है। हम बात करते हैं बड़े बड़े ओपन खुले थे। जैसे वो एक सीन था जिसमें वो जो बाहर आउटडोर था एक, जिसमें बाबर अली उमर आलम को मार, मैं वो बात करना चाह रहा था यार, उस पे मुझे कैमरामैन की बड़ी तारीफ करनी है। इतना प्यारा है यार वो साथ साथ भाग रहा है इन दोनों के, और वो सीन बहुत लंबा है, वो भागी बस वो थोड़ा ना टेक्निकलिटीज की वजह से उनको कट लगाने पड़े, क्योंकि अगर उमर आलम को दीवार पे जोर से मारा जाता तो मुंह टूट सकता था। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि बाबर उनका मुंह तोड़ रहे थे। मुझे लग रहा था कि वो बदले उतार रहे हैं उससे कोई। इतना प्यारा वो सीन शूट हुआ हुआ, पीछे लोग भी वैसे नेचुरली आ जा रहे हैं और रिएक्शन लोगों के नेचुरली आ रहे हैं। ये चीजें मुझे बड़ी पसंद आई है इस फिल्म के अंदर। तो कैमरा वर्क और सिनेमेटोग्राफी मुझे बहुत पसंद आई है। अहमद, सिनेमेटोग्राफी मुझे लगा कि उसको थोड़ा फ्रीडम कम दिया गया है। फिल्म को मूड एक देने के लिए कहीं बारिश एक्स्ट्रा डाली गई है, कहीं मुझे लगा उसके और तरह के मौसम को थोड़ा ठंडा दिखाने की कोशिश की है। अगर ये वो कॉस्मेटिकली वो मुझे लग रहा है फिल्म में जरा शो हुआ, अगर उनको थोड़ा दूर कर लिया जाता तो वो जो अच्छा काम था ना उसकी हार्मनी रहती, तो वो ओके। तो आप कह रहे हैं कि मुझे लगा कि हार्मनी सिनेमेटोग्राफी में एक इनकंसिस्टेंसी उन्होंने बाद में पोस्ट में किया हुआ था, कुछ बारिश के सीन्स, कुछ में ठंडा मौसम पोस्ट में किया हुआ था। भाई हम लाहौर देख रहे हैं, लाहौर को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, भले वो 2-4 दिन की स्टोरी है, लेकिन उसमें भी हमारे धूप आएगी, अगर बारिश हुई है, कोई और मौसम आएगा, वो खामखा फिल्म को, मुझे लगा माय नेम इज खान वाला वो एक हो गया कि एडो फोटोशॉप पे बारिश की थी है। हाँ, ठीक है, वो ना की जाती। ओके। मुझे ऐसा लगा कि सिनेमेटोग्राफी जो एक ग्रैंडनेस चाहिए होती है, वही फ्रेम की बात हमें करनी, और इसके अलावा आपने रियल लोकेशंस पे की। यूजुअली हमारी सेट की फिल्में होती है ना, उनमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, और बड़ी नई लोकेशंस थी, उन पे इस तरह पे कैमरा वर्क करना। और लाहौर का जो अंदरून एरिया है बड़ा कंजेस्टेड सा है। आप मतलब खुले फ्रेम भी ले रहे हो, लेकिन आपको ये भी देखना है कि उसमें कुछ ऐसी मतलब लाइक बहुत सारी चीजें अनप्लेजेंट सी ना आ जाए, लाइक वो आपका फ्रेम कंप्लीट ना करें। गेटिंग माय पॉइंट, कुछ हो सकता है ऐसा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना काम पूरा किया है। हाँ, इसमें मुझे एक चीज की और भी कमी लगी, जैसे वो सेंट्रल जेल, वो जो वहाँ का हवालात थे, पुलिस स्टेशन, वो बार बार दिखा रहे थे। इस तरह से किसी भी कैरेक्टर के घर को एस्टेब्लिश नहीं किया गया जिस तरह से पुलिस स्टेशन को किया गया। मुझे उसकी भूख रह गई कि अगर थोड़ी सी फ्रीडम दी जाती, उसको बताया जाता कि ये टेरिटरी है इस कैरेक्टर की, तो उस हमें कुंडी किसी और दरवाजे की लग रही है, बाद में किसी और दरवाजे को ताला लग रहा है, तो वहां पे कंटिन्यूटी इश्यूज नहीं हमें लगे। हमें वहां पे ये लगा कि लोकेशंस ही चेंज हो गई हैं। हाँ। तो वहां पे कैमरामैन का काम बनता था कि व्हाट टू कैप्चर, व्हाट नॉट टू कैप्चर। एग्जैक्टली, वो जो शुरू में वो ताला खोलती है, वो और दरवाजा है, और बाद में वो जो घर छोड़ के जाते हैं तो रिक्शे पे जाके वो एक अलग घर है। यस, यू राइट। इवन आयशा उमर के घर का भी इंटीरियर कभी और है, कभी किसी और तरह का है। तो वो हमें बताया जाता है कि क्या क्या लुक है उनकी, या क्या स्टार्टिंग एंडिंग है। जी, ठीक है। आई थिंक सिनेमेटोग्राफी की बात ठीक है। एडिटिंग, मुझे लगता है ये एडिटिंग अगर सबसे ढीली थी होती तो ये फिल्म आज हम 100 out of 100 कह देते। बिल्कुल ऐसे। मोहन जी, एडिटिंग वही चीज़, प्लेसमेंट नहीं थी अच्छी, सीन्स की प्लेसमेंट बहुत ख़राब थी। आपने चलो वन डे आफ्टर की हमें समझ आ गई कि इन्होंने क्यों डाला था, क्योंकि वो आपका क्लाइमैक्स उस पर
लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी प्लेसमेंट कुछ सीन्स की जो आगे पीछे बहुत ज्यादा हो सकते थे। एक इंट्रोडक्टरी हो सकता था वो सीन जो कबूतर उड़ा के वो कपड़े डालने जाती है, वो सारा आपकी कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन भी हो सकता था कि वो एक मिसोजिनिस्ट इंसान है, ठीक है, उसकी ये वाली सोच है और लड़की की ये वाली सोच है, ये इंट्रोडक्शन भी हो सकता था उस कैरेक्टर का। वो दरमियान में आउट ऑफ नोवेयर आ जाता है। या अगर आपने मुस्कान के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाना है कि शी इज वेरी काइंड हार्टेड, तो आप वो वाला सीन जो लड़की को उधार दे रही है और कह रही जब मर्जी वापस करना, ना भी करना तो कोई इशू नहीं है, वो इसके कैरेक्टर के इंट्रोडक्टरी सीन्स में आ सकता था। तो कुछ प्लेसमेंट मुझे लगी कि सीन्स की आगे पीछे हो सकती थी। ठीक है, ठीक है। अब अरसलान, इसमें मुझे आप थोड़ा सा बताएं कि ये क्या फिल्म बहुत ज्यादा शूट हो गई थी या इतनी ही प्लान थी कि इतनी ड्यूरेशन की बनेगी? अगर तो बहुत ज्यादा बन गई थी तो उसमें से क्रिस्प करने के लिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि फिल्म को 2 हाफ्स में ना बांटा जाए या इस फिल्म को इतने टाइम में कंक्लूड कर दिया जाए, क्योंकि उस हवाले से भी फिल्म में और भी क्रिस्प हो सकती थी जी। दूसरा कि वहाँ पे मुझे लगता है कि फिल्म रीराइट हो सकती थी, जैसे एक एडिटर करता है। फिर अगर उसको फ्रीडम दे दिया जाता तो शायद वो जो सीन हम कह रहे हैं क्रिस्प करने के लिए निकाल दिए जाते, या वो नैरेटिव सेट करने में आ जाते, या फिर ना भी होते एग्जैक्टली। मुझे ऐसा लगता है कि एडिटिंग में ना सिर्फ इस तरह के फॉल्ट थे कि जो कि सीन की प्लेसमेंट है, बल्कि बड़े इमेच्योर किस्म के भी थे, जैसे वो ब्लैक फेड आ जाना, बार बार ब्लैक फेड आ जाना, वो अब मतलब टेक्निकली इतने साउंड हैं हमें कि हमें पता होना चाहिए कि ये ब्लैक फेड हम जब बैठे सिनेमा में तो वो हमें थोड़ा वो करता है, मतलब इरिटेट करेगा। अच्छा, एक और चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ों की इंस्पिरेशन भी नज़र आई एडिटिंग में। कभी वो थोड़ा फारसी सिनेमा से उठा लिया कुछ, थोड़ा बॉलीवुड से उठा लिया कुछ पैरेलल बॉलीवुड से उठा लिया, कुछ कमर्शियल बॉलीवुड से उठा लिया, कुछ ओल्ड लॉलीवुड से उठा लिया जी। टेक्निक ऑफ एडिटिंग में जो कह एक सीन से दूसरे सीन में कैसे, वो वाली चीज। तो उसमें ये हुआ कि वो एक एडिटिंग में वो कंसिस्टेंसी नहीं बन पाई कि अभी अगर शाम भी हो रही है तो कभी किसी और रंग की शाम होती है, तो फिर कभी किसी और रंग की शाम होती है। मतलब वो आप मतलब पीछे आप किसी और कलर के साथ आ रहे हो, आगे जाके उसकी फील किसी और कलर में जा रही है, फिर एक और कलर आ रहा है। यू गेटिंग माय पॉइंट? बिल्कुल। ये ओल्ड लॉलीवुड में होता था। हाँ, ठीक है। फिर आप कहीं ना कहीं एडिटिंग में शॉट्स आप कभी दरख्तों से शुरू कर रहे हो। हाँ अरसलान, इसलिए मैंने आपसे पहले पूछा कि क्या ये फिल्म बहुत ज्यादा शूट हो गई थी, क्योंकि जो हम एक एक्टर की एनर्जी की बात कर रहे थे ना कि मास्टर शॉट में कुछ और है और जब वो एग्जिट कर रहा है या उसके सोलोज आ रहे हैं उसमें कुछ और है, तो शायद उसमें यही रीजन हो कि शायद वो बहुत लंबी शूट की गई हो और एक और भी वेरी कर रही थी एनर्जी। अगर आप मास्टर शॉट भी यूज कर रहे हैं और आप साथ साथ आप वो ये जो सिंगल कैमरा होते हैं, क्या मुझे इसकी टेक्निकल नहीं आते, सोलो कह लें या जो आप क्लोजअप्स कह रहे हैं, क्लोजअप कह लें ना। अब मास्टर में आपका क्लोजअप का मुंह इस साइड पे है जी, और फिर जब आप नेक्स्ट उसमें जाते हैं तो आपका मुंह इस साइड पे है, तो वो एक आपको विजुअली ठीक नहीं लगता। जब हम देख रहे होते हैं ना तो फिर हम उससे रिलेट नहीं कर पा रहे। एडिटिंग में इसका बहुत मार्जिन होता है जी, फिर हम कैरेक्टर्स के साथ रिलेट नहीं कर पा रहे होते, उनके इमोशन के साथ एम्पैथाइज नहीं कर पा रहे। हम देख रहे हैं मास्टर में आयशा उमर उसकी आंखों में देख रही है, सॉरी मास्टर कह रहा हूँ, क्लोजअप में देखते हैं तो वो आयशा उमर उसकी आंखों में देख रही है। जब मास्टर आता है इस साइड से तो उसकी आंखें यूं है। सो इट्स वेरी लाइक ये एक ऐसी चीजें हैं, ये अब आपको आ जानी चाहिए। आई थिंक ये इन चीजों का अब मार्जिन भी नहीं है कि हम आपको दें कि लाइक आप कंटिन्यूटी नहीं अचीव कर पा रहे, क्योंकि 50-60s में वो हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। नींद का गाना, अगर आप इसमें सबसे बड़ी मैं एग्जांपल वही दूंगा, नींद का जो गाना है अकेली कहीं मत जाना, नहीं अकेली कंटिन्यूटी पे वही, उसके अलावा कोई एग्जांपल नहीं हो सकता। क्यों उदास हो रहे हो शाम की तरह, है ना, बिल्कुल। अब उसमें वो जब अगर पीछे यूं जाती है तो नेक्स्ट अगर कैमरा उधर से आना है तो वो मुंह यूं ही आएगा। बहुत ज्यादा कैलकुलेटेड कट्स हैं उसमें। अगर आप कभी जिंदगी में बैठ के एडिटिंग देखना चाहते हैं कि कैसे मतलब ये कंटिन्यूटी वाली, तो मेरे ख्याल में वो गाना एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है। बिल्कुल। और अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन सा गाना इसकी एग्जांपल नहीं है तो आप निबुड़ा देख लें। जी हाँ, उसमें कुछ भी नहीं है, कोई कंटिन्यूटी नहीं है, कहीं से भी कुछ भी शुरू हो नहीं है। सही बात है, मुझे भी ये लगता है। ठीक है। सो ये वाली चीज में मुझे थोड़ी इस फिल्म में एडिटिंग वाइज बहुत वीक मुझे लगा कि एडिटिंग को मैं अगर मार्क्स देता ना 100 में से तो मैं 0 मार्क्स मतलब आप फिर हायर ही ना करते इसको, मैं इसको हायर ही ना करता। इस फिल्म का सबसे बड़ा दुश्मन इस फिल्म का एडिटर है। बिल्कुल है, ये आप मान जाए। मतलब ये अगर फिल्म अगर किसी ने देख के कहा ना कि ये फिल्म बुरी है, क्योंकि आप हर एक को उस नजर से नहीं दिखा सकते। एग्जैक्टली।
कि जिस नजर से आपने पाकिस्तानी पैसे फिल्म खर्च देखनी करके जाते चाहिए। हैं लोग, अपने अपने टाइम हाँ, निकाल के जाते ठीक है, हैं। तो उनको अगर नहीं पसंद आएगी तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये एडिटिंग होगा। अब वो वन डे लेटर जो करना था उसको आप आजकल कितना मजेदार, वो जो हम सीजन देखते हैं इंडियन सीजन, उसमें कितना मजे का चल रहा होता है। इवन अभी रिसेंटली वो आया था ट्रेन वाला, एक आया था, क्या था ट्रेन वाली, कौन सा रेलवे मैन, नहीं जिसमें वो जो एक ट्रेन मैन तो नहीं, रेलवे मैन ट्रेन मैन, उसमें अगर आप देखें वो कितना मजेदार चल रहा होता है। इतने आवर्स रह गए, इतने आवर्स, तो फिर आप उसको उस तरह से दिखाएं। अगर आपने वो वाली भी चीज दिखानी, वही मैं कह रहा हूँ ना, आपने मिक्सचर था, मतलब वो मुझे फिल्म नहीं लगी, वो एक बस का कोई प्रोजेक्ट लगा। थोड़ी सी इंस्पिरेशन यहाँ से ले लो, थोड़ी सी इंस्पिरेशन यहाँ से। नहीं, अपने आप को इतना तो अंडर एस्टिमेट ना करें आप। नहीं मैं वैसे कह चले, खैर कोई नहीं। सो ये एडिटिंग मुझे इस फिल्म की वीक लगती है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट की बात करते हैं, साउंड। जी मून, साउंड ठीक था। साउंड जिस लेवल पे हम जाके देख रहे थे, हमने क्यू सिनेमा में मैक्सिमस में ये मूवी देखी है, और इसी स्क्रीन पे हमने मोलाजेट इसी में देखी थी ना। जी। और क्या उसका साउंड था, क्या उसका मजा था, कि दिल खुश हो जाता था। जिस लेवल की, मेरे ख्याल में क्यू सिनेमा से अच्छा साउंड कहीं पे भी नहीं है लाहौर में। उस लेवल, इस हिसाब से मुझे जी नहीं मजा आया, अंडरवेलमिंग लगा मुझे। ओके, इशू था मुझे जी, बिल्कुल। साउंड के साथ एग्जांपल देना चाहूंगा। बाकी सारे कैरेक्टर्स बोल रहे हैं, उनकी सारी आवाज पेस में है। अब अदालत का एक सीन है जिसमें अली खान का कैरेक्टर बोलता है, वो एकदम कान में बजता है, तो वहां पे आपको लगता है कि बाकी कैरेक्टर के वॉल्यूम डाउन है, इनका वॉल्यूम अप है। तो ये थोड़े इशू थे कि वॉल्यूम आगे पीछे थे। ठीक है, गॉट इट। मुझे जिस तरह से फिल्म शुरू हुई थी ना, तो एक बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा था, मुझे लग रहा था कि फिल्म म्यूजिकली ना एक मूड के ऊपर चलेगी, लेकिन वो नहीं हुआ। हाँ। बैकग्राउंड म्यूजिक फिर मुझे लगा शायद कैरेक्टर स्पेसिफिक होगा, ऐसा भी नहीं हुआ। नहीं ऐसा था। एक चीज मैं इधर जरूर ऐड करना चाहूंगा, आपको याद, मैंने इस चीज को ना गौर से देखा था। आयशा उमर के जो सीन आते थे ना, तो पीछे एक सेक्सी सा एक ही बैकग्राउंड स्कोर चल रहा था। सब कैरेक्टर के साथ तो ऐसा नहीं था ना, सब कैरेक्टर्स के साथ, सबके साथ नहीं, क्योंकि सब इसमें कैरेक्टर ड्रिवन फिल्म थी ना ये, तो फिर सबके साथ नहीं था ना। यही मैं कह रहा हूँ कि इसके साथ मुझे लगा कि ये होगा कि ये थ्रू आउट हमें कैरेक्टर का जर्नी ही इस तरह से कराएंगे, लेकिन वो भी एक अच्छा हो सकता था, मगर उसका शायद मून वाली बात भी ठीक है, हमारा ध्यान भी उस तरफ नहीं गया, क्योंकि हम बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस में ओके। अगर ये फिल्म कहीं ड्रैग हो जाती तो हम पकड़ लेते। फिर हर चीज, अच्छा अभी कभी कोई ऐसी चीज हो ना, कोई या दूसरी बार देखने जाए तो ड्रैग हो जाए, या कोई फिल्म किसी एक पॉइंट में पकड़ी जाए ना, फिर हर चीज पकड़ी जाती है, फिर हर चीज फौरन फिर वो डोमिनो इफेक्ट हो जाता है। या फिर आप दूसरी बार देखें तो पता चलता है। फिर वो डोमिनो इफेक्ट हो जाता है। यू आर वेरी राइट। अच्छा, एक मुझे साउंड में जो प्रॉब्लम नजर आई है, मुझे लगता है कि नहीं, वेरी बैड। अगेन अ डिपार्टमेंट जिसकी वजह से ये फिल्म तबाही की तरफ तबाही तो नहीं है, जाए नहीं, मेरी दुआ है कि ना जाए, कि जा सकती है, अवाम एक्सेप्ट ना करे। मैं ये जरूर कह, मतलब अवाम को अभी तो हमने जनरल पर्सपेक्ट देना है ना। बिल्कुल। आप अगर चाहते हैं कि इसकी लाइव रिकॉर्डिंग चले, तो फिर सारी लाइव रखो, सारी, बिल्कुल, कि आपको लगे कि अभी कभी यासिर हुसैन की आवाज बिल्कुल दबी हुई आती है, बिल्कुल लगता है कि रियल लोकेशन पे साउंड रखा गया है, तो कभी कभी डबिंग टाइप थोड़ी आ जाती है, कभी कभी रियल वाली आ जाती है। सो वो एक साउंड के, अच्छा अभी अगर आपने कैमरा, अब मसला ये है कि ना एक सीन में कैमरा भी 4 जगह लगा हुआ है ना, तो हम साउंड को वो भी नहीं समझ पाते कि साउंड का कैमरा, आवाज पीछे से आनी चाहिए, आवाज आगे से आनी चाहिए। मैं ये चीज जिंदगी में कभी सीख ही ना पाता कि अच्छी फिल्म का एक्सपीरियंस में ये क्या, अगर मैं कमली ना देखता। मैं भी ये कहने लगा था। बिल्कुल, मैं कमली ना देखता, मुझे ये कभी समझ ही नहीं आती ये बात की क्या चीज होती है। उसके बाद जब मैं अब लॉलीवुड की फिल्में देखता हूँ, क्या हॉलीवुड की फिल्में देखता हूँ, बॉलीवुड की फिल्में देखता हूँ, मेरे दिमाग में कांस्टेंट ये चीज चल रही होती है कि साउंड कहाँ से आ रही है, साउंड कहाँ से आ रही है, साउंड। अब इसमें एक आपने कभी, मतलब ये एक तो इनकंसिस्टेंसी ये बहुत ज्यादा थी। जैसे अब अली खान की बात करें तो उनके तो थे ही सारे डब, वो कान में बज रहे थे। जी हाँ। तो वो और एक चीज और, साउंड डिजाइन का मतलब सिर्फ डबिंग नहीं है, साउंड डिजाइन का मतलब पीछे की आवाजें भी हैं। Exactly. आप एक शोर वाले इलाके में हो, टकसाली एक शोरदार इलाका है, डालो थोड़ा सा शोर, बिल्कुल जरूरी था। 2 कैरेक्टर्स बोल रहे हैं। अब वो उमर आलम के साथ वो भाई था जो जिससे मिलके कार्रवाई एनग्राम, वो भी यही कहता है भाई। अब वो दोनों बैठ के ना एक जगह पे जोक कर रहे हैं, वो जो कर रहा है ना, उसकी आवाज फुल है तो उमर आलम म्यूट पे है, उमर आलम बोल रहा है तो वो म्यूट पे है। नो, ऐसे नहीं होना चाहिए। एक ही हंसी बीच में हमें लगा कि आई नहीं, रजिस्टर एक ही हंसी रजिस्टर नहीं हुई।
सो ये टेक्निकल फॉल्ट था इस फिल्म का। अगेन इन चीजों की वजह से ये फिल्म और शोर डालने का मतलब ये नहीं कि बैकग्राउंड में आप एक मैडम नूरजहां का गाना चला दें, वो भी बिल्कुल हाँ वो बहुत हो गया अंदरून लाहौर के अंदर। इट्स वेरी टिपिकल। हाँ जी, आई थिंक साउंड भी बात होगी। कॉस्ट्यूम्स, कैरेक्टर स्पेसिफिक कॉस्ट्यूम्स, मुझे आयशा उमर के कॉस्ट्यूम्स अच्छे नहीं लगे। ओके, मेन कैरेक्टर थी फिल्म का, और अच्छे हो सकते थे। नहीं, जैसे आम उसने ज़ैनब ने पहने हुए थे वो भी हो सकते थे, उस तरह के भी हो सकते थे। हर वक्त वो क्यों लाल गुलाल थी? देखिए टकसाली का फिर एक कल्चर ये भी तो है ना कि उसमें टाइमिंग का भी बड़ा ख्याल रखा जाता है। अगर रात जागनी है तो दिन सोना भी तो है ना, कि दिन में भी वो गुलाबी शलवारा पा के। एनीवे, तो वो मुझे लगा कि शायद बहुत ज्यादा गोटे वाले हो गए हैं, बनारसी हो गए हैं जी, वो थोड़े हाँ स्टीरियोटिपिकल हो गए। उसकी वजह से वो देखिए उनकी बहुत फैन फॉलोइंग है, बड़ी खूबसूरत है, वो वाकई में खूबसूरत है और इस फिल्म में वो खूबसूरत आई भी हैं बेहद, और वो अपने कपड़ों की वजह से जानी जाती हैं। यही मैं कहने लगा था, फैन फॉलोइंग है उनकी सबसे पहली और सबसे बड़ी स्टेटमेंट है। बिल्कुल, सो वो तो कर सकती थी। यू आर राइट। वो इतनी अकड़ी शलवार है कि मतलब उसमें फ्लो नहीं आ रहा है ना, एक वो मूवमेंट नहीं आ रही, स्मार्ट लुक नहीं आ रही, एक वो मूवमेंट नहीं आ रही, वो आपको अकड़ा अकड़ा दिखा रहा है। और सिर्फ वो फिटिंग कर लेना ही सब कुछ नहीं होता कि साथ रख के सिलाई लगा ली, वो नहीं, वो जमाना भी अब चला गया। कैरेक्टर इतने स्ट्रांग थे। जी मून, ठीक है, स्टाइलिंग मुझे तो अच्छे लगे। ठीक है, मुझे यासिर हुसैन का बड़ा परफेक्ट लगा, जो वो दिखाना चाहते थे, गमछा रखना, वो गमछा रखना, उसके अलावा उनका जो भी हेयर स्टाइल हो गया, उनका हर चीज बड़ी मजे की, सुरमा उनका लगाना, स्टाइलिंग की भी हम नैयर एजाज की भी, मुझे नैयर एजाज की स्टाइलिंग बहुत अच्छी लगी, बहुत ऑन पॉइंट, दोनों बड़े फिट ऑन पॉइंट, इन दोनों की हर चीज ऑन पॉइंट। उनको यूजुअली इतना कोई परफॉर्मेंस के लिए रखा जाता है, उनको कोई कभी इस तरह के कपड़े, लाइक वो जो कुर्ते जो उन्होंने पहने हुए थे बगैर कॉलर वाले, इट्स वेरी टिपिकल मरासी, मतलब लाइक वो, और उसमें आपने बिल्कुल ऐसे वाले भी नहीं रखे कि जो लगे कि ये सेट के कपड़े हैं, लगा के सिलवाए गए हैं या बनवाए गए हैं। नहीं, सिलवाए गए हैं या नहीं सिलवाए गए ये बात अलग है, लेकिन आयशा उमर वाले कपड़ों में वो लगा है कि फिल्म के लिए बनाए गए हैं, इनके लगा कैरेक्टर्स के लिए बनाए गए हैं। ओके, हाँ एग्जैक्टली, मैं यही इनके कैरेक्टर्स के लिए बनाए गए, इसलिए हमें अच्छे लग रहे हैं। ओके, गॉट इट। उनके लगे फिल्म के रंग देने हैं। ठीक है, स्टाइलिंग होगी, साउंड हो गया, सिनेमेटोग्राफी हो गई, एडिटिंग हो गई, कोई कुछ टेक्निकल डिपार्टमेंट कोई और एक्स्ट्रा डिस्कस करना चाहें? कास्टिंग जी, कास्टिंग मुझे लगा कि शायद वो अच्छे एक्टर्स को लेना, उन कैरेक्टर्स को एक्सेप्ट कर लेना ही एक सबसे बड़ी हाईलाइट है फिल्म की। ठीक है जी, मून बैंग ऑन, everyone did perfect, सबने बहुत अच्छा। ओके, कास्टिंग मुझे भी परफेक्ट लगी। अच्छा, कास्टिंग के हवाले से मैं एक चीज जरूर एक और ऐड करना चाहता हूँ। कुछ चीजों मैंने आज सारे फॉल्ट निकाल ले। ठीक है, मैं कहता हूँ कि जब आप स्पोर्टिंग एक्टर्स रख रहे होते हैं ना, जब इतनी बड़ी कास्ट रख ली है, सारे बड़े बड़े नाम है, छोटे छोटे कैरेक्टर के भी बड़े बड़े एक्टर, फिर उसके अलावा फिर वो जो उसके नीचे जब आए ना, वो बहुत बुरे हैं, वो फिर छान बुरा हिसाब है। सीरियसली, मतलब वो एक पुलिस वाला SHO आके जो करता है, वो आपका मजा बर्बाद कर देता है। वो इतने प्यारे परफॉर्मेंस कर रहे थे सारे लोग, और वो बीच में आ गए, वो बीच, व्हाट इज दिस। ठीक है, अब वो उसका जो दोस्त बना हुआ है उमर आलम का, वो भी कुछ जगहों पे, नहीं वो भी कुछ जगहों पे नहीं, वो सारी जगहों पे, ठीक है, माजरत के साथ। एक लड़की जो मिलने आई थी मुस्कान को उधार लेने, वो भी उधर जब आप बता क्यों नहीं रहे, वो सांस ले रहा था। हाँ, सबसे बड़ा टेक्निकल फॉल्ट तो ये है, स्पॉइलर आ जाएगा ना उसमें, एक बंदा मरा हुआ है, ठीक है, उसको मरा दिखा रहे, वो सांस ले रहा है, साफ उसका पेट, अब इतना बड़ा मेरे बड़ी स्क्रीन पे नजर आता है बंदे का, ठीक है, और उसका पेट सांस ले रहा हो, वो मरा हुआ नहीं स्टैब्लिश हो रहा है यार, मुझे लगा कि वो जिंदा है, वो सांसें ले रहा है, जब बाद में पता चला कि वो मर चुका था जी। तो ये छोटे छोटे कास्टिंग में ना फिर जरा ये थोड़ा सा देख लिया करें, अब बोलिया भाई। जी हाँ, सिर्फ फ्रेम नहीं भरना होता। एग्जैक्टली। अच्छा, एक चीज जरूर ऐड करना चाहूंगा, प्रोडक्शन की हेड थी जी आयशा उमर जी। अगर हम इसको कंपेयर करें प्रीवियस उसके हवाले से, जो जितनी भी अबोलिया की प्रोडक्शन, मतलब फिल्मों में प्रोडक्शन का हमने लेवल देखा है, उस हवाले से ये प्रोडक्शन सबसे ऊपर है, ये सबसे ऊपर एक फ्लो में थी, एक फ्लो में थी प्रोडक्शन के हवाले से। हम वो छोटे छोटे मसले निकाल रहे हैं, मूड था, एक थीम था, एक आइडिया लिया हुआ था उन्होंने, उसके ऊपर चले हुए थे। ये भी एक्सपेक्ट करना कि हमारी पाकिस्तानी फिल्म
टेक्निकली टोटली साउंड हो अनलेस कि वो मोला जट हो, तो पैरेलल सिनेमा से इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अभी करंटली हमारे लिए मुश्किल है। इंडिपेंडेंट सिनेमा जो एक है हमारा, ठीक है। आई थिंक प्रोडक्शन डन। म्यूजिक 2 ही गाने हैं एंड म्यूजिक पे हम खुल के बात करेंगे बैकग्राउंड स्कोर की एंड उन गानों के हवाले से कि क्या वो फिल्म की स्टोरी के हवाले से अप्रोप्रिएट थे या नहीं, क्या वो ऐसे कैची थे या नहीं, क्या हम जब सिनेमा स्क्रीनों से बाहर निकले क्या तो हमने साथ कोई गाना लेके आए हैं या नहीं। जी मोहन। बिल्कुल लेके आए हैं। जो ईवा बी का गाना था एंड पे चला, वो मैं सारे रास्ते वापसी पे गाड़ी में गाता आया हूँ, गुनगुनाता। अब मेरे ज़हन से निकल गया वो अलग बात है, लेकिन वो गाना बड़ा कैची था और बड़े अच्छे सीन के ऊपर आता है, आपके क्लाइमैक्स के ऊपर था। ऐसा लग रहा था कि सिचुएशनल है और वो सिचुएशन है। अच्छा अब इधर मैं इस सीन के हवाले से जरूर थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। इधर एडिटर ने काम ठीक किया है। हाँ, ये बड़ा प्यारा था। एक स्क्रीन चल रही है, तीनों चेहरे आ रहे हैं, तीनों के चेहरे आ रहे हैं। मतलब जहां एक साइड पे इतना अच्छा काम कर रहे हो उसी साइड पे गंदा काम क्यों कर रहे हो भाई? मतलब आप में पोटेंशियल पूरा है। वो बड़ा खूबसूरत सिंक बैठा हुआ था वो गाने के साथ, वो जो सारा वो चल रहा थे, वो जो चीजें वो मुझे ठीक लगा, बहुत खूबसूरत थी। आप कहेंगे अमित? हाँ, वो गाना मुझे बड़ा अच्छा लगा इस वजह से क्योंकि इसकी शॉर्टकट में भी था एक ऐसा रैप किस्म का गाना, तो वो तो ज़ाया ही कर दिया था। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन का चुनाव बड़ा अच्छा था कि कहाँ पे उन्होंने उसको यूज किया, उसके वर्ड्स उसके साथ जा रहे थे। बिल्कुल गानों के नाम मैंने कहा बता दूं, मेरा हक किधर है गाना, मेरा हक किधर है, मेरा हक, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा गाना, बहुत कैची सॉन्ग था। दूसरा गाना था आखिर जिंद है अपनी, जो कि यशल शाहिद ने गाया, बहुत अच्छी कवाली स्टाइल जो था। ओके, मैं गानों के फल से ये कहूंगा कि हमारे फिल्मी म्यूजिक को ना आजकल बड़ा एक्सपेरिमेंटल रखा हुआ है, एक्सपेरिमेंटल भी और जितने पैसे हैं उतना भी जी। मैं उसमें ये कहना चाहूंगा कि हमारी जितनी भी नई फिल्में आ रही हैं उनमें जो गाने गा रहे होते सिंगर होते हैं उनके नाम नहीं पता होते, और ना हम इस जैसे अपने आप में था ना हम इतनी कोशिश करते हैं कि हम जाके उनके नाम ढूंढें। सो एक ये भी एक बहुत बड़ी एक कह लो कि इसकी अट्रैक्शन थी कि जो दो गाने वालियां थी दोनों ही वो आजकल बड़ी पॉपुलर हैं, ठीक है, और उनके ही गाना यूज कराना और उनका ही गाना अपनी फिल्म में यूज करना सो दैट लोग उनसे कनेक्ट भी कर सकें, उन्हें पता हो कि एवा बी का गाना है या यशल का गाना है। तो ये भी एक फिल्म के अचीवमेंट में ही आता है कि आपने नॉन सिंगर से गवाया है। बड़ी हद हमारी फिल्मों में मर के एक राहत का गाना डाल लेंगे, उसके अलावा नीचे फिर वही कुछ है। तो आप नहीं देखते कि आप ट्रेन सिंगर से गाना नहीं गवाते, बहुत कम फिल्मों में ऐसा होता है। तो इस चीज के ऊपर भी बहुत अच्छा म्यूजिक एंड बैकग्राउंड स्कोर मेरे से ना पूछें, था ही नहीं। बैकग्राउंड स्कोर को बहुत हॉरर रखा गया, मुझे बहुत मिस किया बैकग्राउंड स्कोर को। मैं वही तो शायद मैंने बैकग्राउंड स्कोर की पहले साउंड डिजाइन में बात कर दी कि वो कैरेक्टर स्पेसिफिक नहीं था जी। आपने कहा कि आयशा उमर में था वो, लेकिन मुझे लगा जिस तरह फिल्म शुरू हुई है वैसे आगे चलेगा, लेकिन वो नहीं चला उस तरह से। मुझे एक चीज करनी है कि इस तरह की जो फिल्में होती हैं ना, बैकग्राउंड स्कोर ऐसी फिल्मों में ना सिचुएशन को दिखा भी सकता है बिगाड़ भी सकता है। बैकग्राउंड स्कोर किसी भी सिचुएशन को 4 चांद लगा सकता है अगर वो सिचुएशन के साथ सिंक है। जी बिल्कुल है जी। अगर एक बैकग्राउंड स्कोर चल रहा है उसमें आप कैमरा फाड़ के मार रहे हैं, स्टार प्लस कर रहे हैं, ढम ढुश ढुश, वो भी नहीं चाहिए। वो भी नहीं, लेकिन आप एक चीज ये जरूर रखें कि जो एक चल रहा है ना एक फ्लो में, आपका फिर एडिटिंग भी उसी फ्लो में चल रही है, बिल्कुल सिंक होनी चाहिए। एमी मास्टर आ रहा है, एमी वो आ रहा है, तो वो एक मुझे कभी मैं इस चीजों को भी ऐसी फिल्मों में ऐसी चीजें देखी जाती हैं मुझे। सो ये था आई थिंक म्यूजिक एंड बैकग्राउंड। कुछ और बात करना चाहेंगे म्यूजिक के बैकग्राउंड स्कोर के बारे में? एक चीज लास्ट जो मैंने बोला फैक्ट है जिसको हम डिस्कस करेंगे, इस फिल्म को डार्क कॉमेडी करके बेचा जा रहा है यही कहूंगा, मतलब बेचा जा रहा है, लफ्ज सही है गलत है? हाँ, मेरी उनसे बात हुई है फिल्म के डायरेक्टर से, वो कहते हैं मेरी फिल्म डार्क कॉमेडी है। डू यू थिंक इट्स अ डार्क कॉमेडी? नो, डार्क जरूर है, कॉमेडी नहीं है। डार्क तो है, डार्क तो बहुत है। सिचुएशन आपके मुंह पे मारे जा रहे हैं, ह्यूमर ऐड किया गया रियलिटी है, वो तो डार्क होगी ना फिर। हाँ, लेकिन उसको कैटेगराइज कर देना इज नॉट द राइट है ना टर्म फॉर दिस। डार्क कॉमेडी मुझे थोड़ी जो मैंने आप देखा है डार्क कॉमेडी के हवाले से, अगर हम गूगल पे भी सर्च करें, मेरे लिए ये थोड़ा ना डिफिकल्ट है डार्क कॉमेडी को आइडेंटिफाई करना कि व्हाट इज डार्क कॉमेडी व्हाट इज नॉट। सो अगर हम इसको देखें गूगल के ऊपर, जो सबसे पहले हम तो कोई आम बंदा तो गूगल पे ही देखेगा, तो जी डार्क कॉमेडी का मतलब होता है ऐसी कॉमेडी या ब्लैक कॉमेडी भी इसे कहते हैं जहाँ पे मॉर्बिड ह्यूमर होता है। is a style of comedy that makes light of subject matter that is generally considered taboo, particularly subjects that are normally
कहाँ गया, दैट आर नॉर्मली कंसिडर्ड सीरियस और पेनफुल टू डिस्कस। डू यू थिंक कि ऐसी सिचुएशन थी, हमारी टैबू सिचुएशंस थी, क्या उसमें कॉमेडी या कॉमिक चीज़ों को यूज़ किया गया कि नहीं? आप इसको कहेंगे कि ये डार्क कॉमेडी थी? नहीं मैं तो नहीं कहूँगा, मैं इसे रियलिटी कहूँगा। मुझे भी रियलिटी लगी है, और वो नॉर्मली डायलॉग से जैसे नॉर्मली हम करते हैं। डार्क कॉमेडी के एक व्यूअरशिप है अपनी, जो वो देखते हैं, वो गूगल के ऊपर ना भी जाए ना, 4 फिल्में 4 डिफरेंट टाइम की उठा के देख लें, उनको पता चल जाएगा जी, दे कैन टेल बेटर जो वो देखते हैं डार्क कॉमेडी में, और जो देखना चाहते हैं, और जो उसमें वो नहीं शामिल करना चाहते। टैबू वो थे, टैबू होना वो उसको कैटेगराइज नहीं करता डार्क कॉमेडी के साथ, नॉट एट ऑल। ठीक है, बस 2 लफ्ज है ना, डार्क और कॉमेडी। डार्क तो था, कॉमेडी तो थी नहीं। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच। रेटिंग मून, डायरेक्शन पे नहीं आना। ओ सॉरी, आरी डिपार्टमेंट का आपका डायरेक्शन होता है अरसलान, प्लीज मैं तब से वो वेट कर रहा आपकी हूं। इसी बात पे रह गए कि बस कैमरा रख दिया था और सब अपना अपना करके चले गए। जी डायरेक्शन मून, स्पॉट ऑन जी, वेरी खूबसूरत। डायरेक्टर का जो काम होता है उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से लिया है, एक्टर से काम बड़े अच्छे तरीके से लिया है, शॉट्स बड़े प्यारे बनाए हैं, सारा कुछ मुझे बड़ा पसंद आया, सीन बड़े अच्छे थे, ओके, मुझे बड़ा मजा आया। जी मून, ओ अहमद अबू अलीहा क्योंकि राइटर भी खुद ही हैं, जी, तो यहाँ मुझे लग रहा है कि ये स्टाइल या जॉनरा उनका कोई फेवरेट था, इसीलिए उनको कैटेगराइज भी करना चाह रहे हैं डार्क कॉमेडी से। तो यहाँ मुझे लग रहा है उनका इंटरेस्ट लेवल बहुत ज़्यादा हाई था, तो इस वजह से लिखने से डायरेक्ट करने तक का सफ़र जो है उन्होंने अच्छे तरीके से तय कर लिया। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत सारी बातें नहीं करूँगा, अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें। एक बंदा है लगा हुआ है पिछले 6 सालों से, लगा हुआ है, ठीक है, 6-7 सालों से वो लगा रहा है फिल्में, बना रहा है फिल्में, हर पिछली फिल्म से कुछ सीख के आपको इम्प्रूवमेंट आती है, बिल्कुल। हर फिल्म में आपको जो पिछली गलतियां होती हैं वो दोबारा नहीं दोहराई जाती, आहिस्ता आहिस्ता काम इम्प्रूव हो रहा है, एटलीस्ट हिम्मत कर रहा है बार बार। तो ऐसे कोई 10-15 डायरेक्टर हमारे पास हो जाए ना, एग्जैक्टली, तो हमारी फिल्म जो है उसकी बहाली हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है जो गलती करना चाहें यहाँ तो गलती नहीं करना चाहते ना, और गलतियाँ की होती हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं कि वो अपनी गलतियां फिर एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। यही कह रहा हूँ ना, जो करता है तो वो एक्सेप्ट भी करता है ना, करना भी चाहिए। हाँ, सो एक्सेप्ट करते हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल में जब आपको पता लगता है ना कि आपके अंदर शॉर्ट कमिंग्स हैं, आप उन्हें आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो आप शॉर्ट कमिंग्स पे काम करेंगे ना। एग्जैक्टली, कि अगर आपने मुंह ही साड़ना है शॉर्ट कमिंग्स का सुन के, नहीं ये नहीं, ये मुझे तो फिर तो आप वहीं खड़े रहेंगे ना। बिल्कुल। इनकी सबसे प्यारी बात ही ये है कि अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं। अरसलान हमने शुरू किया था शीनो गई से, हमने लेकिन मैंने आपको पता, मैंने इससे पहले देखी थी कटाक्षा एंड एक और थी, मुझे भी उसका नाम याद नहीं ठीक है। मैंने शीनो गई से शुरू की थी, शीनो गई, फिर उदम पटक, ठीक है, फिर हमने देखी पीछे तो देखो, पीछे देखो ही नहीं की थी, नहीं शॉर्टकट थी, सॉरी, वो 15 वरियां वाली, ठीक है। काफी सारी फिल्में देखी हमने, सुपर पंजाबी, सुपर, हर फिल्म में पिछली फिल्म से इंप्रूवमेंट ही नजर आई है। कोई भी चीज पीछे की तरफ जाती, जावेद इकबाल, ठीक है, तो ऐसे ग्राफ जा रहा है, कहीं पे भी ऐसे नहीं हुआ, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है डायरेक्टर की। जी जरूर, एग्जैक्टली। क्या हुआ? अच्छा कुछ नहीं हुआ। जाने जी, अहमद आपने कुछ और कहना है डायरेक्टर से रिलेटेड? तो अबू अलिया ऐसे फिल्में बनाते रहे जी, बिल्कुल, और इम्प्रेस करते रहे, इंस्पायर करते रहे कि फिल्म बनानी नहीं रोकनी चाहिए किसी डायरेक्टर को, चाहे वो अपने फोन पे ही क्यों ना बना ले। जी बिल्कुल, ठीक है। आई थिंक इसी के साथ ही खत्म होता है जी। रेटिंग 10 में से 5 में से 5 में से 4 दूंगा। 4 जी। अहमद? नहीं मैं क्या, अच्छा आप नहीं देखते? आप नहीं देखते? I would say अच्छी एडिटिंग हो जाती है और अच्छा साउंड हो जाता ना, तो 4 नहीं तो 3.5 3.5 इट्स एन एवरेज वॉच। मतलब आप इसको इवन आप 1-2 दफा भी देख सकते हैं, देखिए आप 2 दफा भी देख सकते हैं, इतना कोई मसला नहीं है, छोटी सी फिल्म है, ठीक है। इसके अलावा फैमिली के साथ जाकर देखेंगे नहीं, मुझे नहीं पता आप लोगों की क्या क्या घर में, आपके घर में जाके क्या क्या एथिक्स है, मैं इस बारे में कोई मेरा वो नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, आप देखें जरूर, ऐसी फिल्में वाकई सपोर्ट करनी चाहिए, और ऐसी फिल्में अगर आती रहेंगी, अगेन मैं कहूँगा कि हमारा सिनेमा चलता रहेगा, और हम कह सकेंगे हमारा भी कोई सिनेमा है जी। तो ज़रूर जाएं ऐसी, और पाकिस्तानी सिनेमा की बहाली होगी और मोटिवेशन मिलेगी बहुत सारे लोगों को और फिल्में बनाने की। एनीथिंग एल्स? कुछ जाते जाते अहमद कुछ कहना चाहें? नहीं, अच्छा पॉइंट है आपका कि फिल्में बनती रहें,
जी। ऐसी फिल्में से मुराद ये नहीं है कि एवरेज या बिलो एवरेज, लेकिन फिल्में बनती रहे, फ्लो चलता रहे, क्योंकि कहानियां बहुत हैं बताने बहुत वाली। एग्जैक्टली 8 कहानियां हमारे घर के अंदर हैं सही बात है। जो बताई जा सकती मेरे पास 11 है। इनसाइड जोक जी मून 11 बिल्कुल, जाते जाते मैं भी यही कहूंगा कि अपने सिनेमा को फरोग दें, ठीक जी। है, और आप भी घरों से निकले मूवी देखने जाएं, कोई बात नहीं है, कोई 2-3 घंटे तक डिजायर हो जाने साथ देखने वाली नहीं है, अलग अलग देख लें जाकर। अच्छी एंटरटेनमेंट है। तो जरूर देखें, बिल्कुल देखें, और ये वाली फिल्म तो जरूर देखें जाके, मजा आएगा आपको। यस जी, ये था हमारा टकसाली गेट से रिलेटेड रिव्यू। अब हम आपको मिलेंगे फिर कभी किसी डिटेल रिव्यू में। अहमद, आपने एनिमल देखी है? जी देखिए। इस बंदे को फोर्स करें और क्या हम एनिमल को डिस्कस कर सकते हैं डिटेल रिव्यू में? मेरा ख्याल है की जानी चाहिए, कर लेंगे। ये अब जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इन लोगों ने दोनों ने वादा ले लिया हुआ है, अब आप लोगों ने इन दोनों के सर खाना है। इनके इंस्टाग्राम आईडीज हम आपको दे देंगे, ठीक है, वो हमारे वीडियो में ही चल रहे हैं। इसकी हम रीजन बनाएंगे ना क्यों डिस्कस कर रहे हैं, जो हम कंस्ट्रक्टिव एक फीडबैक देते हैं, नहीं, अगर आप नेगेटिव ले। ये दोनों कहने में बहुत तेज है, कह रहे हैं हम बनाएंगे वीडियो, जब मैं कहूंगा ये नहीं आएंगे। नहीं, मैं कर लूंगा इंशाल्लाह। तो बहुत जल्द हम आपको एनिमल का भी डिटेल रिव्यू जरूर देंगे, ठीक है जी? बिल्कुल ठीक है, वादा हो गया। सो जी, ये था हमारा टकसाली गेट से रिलेटेड रिव्यू। आई होप आपको पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए। मुझे, मून को और अहमद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।